ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी आज का हमारा पहला लेक्चर है स्टैट्स का, वाइटल स्टैट्स के नाम से इसे जाना जाता है। आई होप जो बुक आप सारों की स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी। सबसे यस सर हो रही। हाँ जी। क्या वजह है कि इसी से देखेंगे बुक 2 का सबसे आखिरी पार्ट है, इवन के चैप्टर भी नहीं है, अपेंडिक्स है, और क्या वजह है कि आपको हम इससे स्टार्ट करवाते हैं। ये तीसरा बैच और मैं पहला लेक्चर मेरा ही होता है, मैं यही कराता हूँ। इसकी वजह ये है, थोड़ा सा इसका नफ्सियाती पहलू भी है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा अच्छा है, क्योंकि इंशाल्लाह अभी ये सवा घंटे का है। ऐसे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा, पता नहीं सर क्यों लेक्चर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि मैंने ये सवा से 1.5 घंटे में लेक्चर कंप्लीट करा लेना, हालांकि क्लास आपकी 2 घंटे की थी, उसमें मैंने थोड़ा सा मेरे पास लेवरेज था 10 से 15 मिनट का, तो वो मैंने लिया स्टार्ट में। तो आपकी इंशाल्लाह 1.5 घंटे से पहले ये क्लास ये वाली आज ही खत्म हो जाएगी। तो ये कोई आपके 12 सब्जेक्ट्स में से कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप 1.5 घंटे में 20 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड पे आप कि मैं आपको गारंटी से कह सकूं कि आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। स्टैट्स का टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 20 के एमसीक्यू और फिर 20 नंबर का सेक्शन 2 में ये सवाल आता है वाइटल स्टैटिस्टिक के नाम से। इसके बाद जो बच्चा अपना देख सकता है, अगर किसी को लगे कि मैं पता नहीं बात ठीक कर रहा हूँ, वो अपने सारे 2016 से जब भी आपको पेपर देखेंगे, पास्ट टाइम देखेंगे, 2016 से ऑनवर्ड्स देखेंगे, सिलेबस कब चेंज हुआ। अच्छा जी, वाइटल स्टैटिस्टिक है क्या? आप लोग सारे सुनते रहे हैं, आप लोगों का जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, सबसे हमारा नहीं लेकिन हमारे वालिदैन का पाला इसी से पड़ता है। वो जाके हमारा कहीं ना कहीं रजिस्ट्री कराते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बेटा बेटी दी है, उसका नाम लिख लें। तो इसी से रिलेटेड ये वाइटल स्टैटिस्टिक का सारा सीन है। इसमें होता क्या है, इस पोर्शन में ये सेक्शन 2 के एंड सवाल आता है, और ये मैं रिकमेंड कर रहा होता हूँ, सजेशन नहीं होती, ये रिकमेंडेशन मेरी होती है कि सवाल आपने ये जरूर अटेम्प्ट करना है। क्यों? इसमें नंबर पूरे आ जाते हैं। इसमें 8 नंबर की थीरी आती है और 12 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल सिर्फ 4 फार्मूले होते हैं जो हमें करने होते हैं। बाकी जो थीरी है वो बेसिकली मैं आपको बताता जाऊंगा कि थीरी आनी किधर किधर। बाकी फिर के जो नोट्स है वो भी मैं अभी आपसे शेयर कर दूंगा। अगर किसी के पास अपने पास ये बुक नहीं है, तो मैं ये बुक वैसे तो मैंने वैसे ही शेयर कर दी है, पूरी बुक शेयर कर दी थी, ये वाला पार्ट मैं शेयर कर सकता हूँ, तो वो मैं आपसे ये भी कर दूंगा अगर एंड पे। फिलहाल वाइटल स्टैटिस्टिक होता क्या है, ये आज अच्छा इसमें एक दूसरी बात आपको बताने वाली है कि परेशान इससे नहीं होना कि आज मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि आज व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल होगा जरूर, लेकिन लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ जब हम जाएंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ थ्री है और मैंने बुक से ही आपको बताना है ताकि आप इधर से इसे पढ़ के जो उसे थोड़ा सा मेमोराइज कर लें। ठीक है जी, वो कह रहा है जी कुछ फैक्टर होते हैं, देर आर सम फैक्टर्स जो कि आपकी कंपोजिशन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन है ना हमारी, ये सारी वाइटल स्टैटिस्टिक ये डेमोग्राफी से रिलेटेड चीजें, यानी हमारी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी है। तो कह रहा है कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी पॉपुलेशन की कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, लाइक किसी का पैदा होना, किसी की डेथ एक्सेट्रा। तो उन जो इवेंट्स वो वाले हैं ना, वो जो चीजें हैं जो हमारी पॉपुलेशन के कंपोजिशन को चेंज करती हैं, उन्हें वाइटल इवेंट्स कहते हैं। वाइटल मतलब आपको पता है जरूरी, इसका उर्दू तर्जुमा जरूरी है। ज़रूरी वाक़यात जो है ना, जो हमारी पॉपुलेशन के साइज़ को, कंपोज़िशन को चेंज करें, उन्हें वाइटल इवेंट्स कहते हैं, और उन वाइटल इवेंट्स की स्टडीज़ को हम वाइटल स्टैटिस्टिक कहते हैं। सिर्फ़ आपको इतनी ये एक डेफिनेशन अक्सर पूछा था कि वाइटल स्टैटिस्टिक है क्या, या वाइटल इवेंट्स क्या हैं? ये आपकी वाइटल इवेंट्स की डेफिनेशन है, नीचे आपकी वाइटल स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है। सिर्फ़ यही है, कलेक्शन करना, प्रेज़ेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ वाइटल इवेंट्स, तो ये इसको वाइटल स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब ये होती अभी सवाल आया था 2020 में कि वाइटल स्टैटिस्टिक हैं क्या, और पाकिस्तान में वाइटल स्टैटिस्टिक कौन से अदारे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा। और आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे जो जिससे हमारा कंसर्न भी है, वो यूएनएफपीए है, यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन प्रोग्राम जो है। तो आपने उसका वो सिर्फ यही होता है कि वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को जो है ना, वो उस पर नजर रखते हुए होता है। तो आपने कभी इस तरह सवाल जो कि बीच में आया कि फिर आ जाए, तो हाईएस्ट अदारा दुनिया में यूएनएफपी है। बाकी हमारे हर मुल्क का अपना अपना तरीका कार होता है। हमारे मुल्क का क्या तरीका है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन पाकिस्तान कैसे होती है? ये दो तरीके हैं। आप अगर किसी गांव में रह रहे हो, तो उधर रूरल एरियाज जिसे कहते हैं, उधर क्या होता है, उसका सारा ये तरीका लिखा हुआ है कि आप अगर किसी की डेथ होती है, किसी की बर्थ होती है, तो आप सिंपल जाके अपनी यूनियन काउंसिल में जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। यूनियन काउंसिल से हर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस बने हुए हैं। ठीक है जी, यूनियन काउंसिल से डाटा उधर जाता है, उनसे फिर आगे ये नादरा तक चीजें सारी जा रही है। तो एक इधर ये हायरार्की है रूरल एरियाज में। आपके जो अर्बन एरियाज में है, अभी चौकीदार भी हुआ करते थे जो लिखा, ये काफी पुरानी बुक है, तो अभी भी वापस ये सिस्टम बहाल करने का सोच रही है पंजाब गवर्नमेंट कि हम लोकल गवर्नमेंट में ऐसे लोग रखें जो किसी तरीके से चौकीदार हों, जो ये सारी चीजें लेके यूनियन काउंसिल को दिया करें। दूसरा इसमें यह है कि फिर आपके अर्बन एरियाज में उधर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं।
जिन लोगों को थोड़ी सी नो है कि लोकल गवर्नमेंट होती कैसे है। रूरल एरियाज में आपकी यूनियन काउंसिल वगैरह होती हैं, आप इस अर्बन एरियाज में आपकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं, म्यूनसिपल कमेटीज होती हैं। उधर भी यही होता है कि कोई आप हॉस्पिटल में अगर किसी बच्चे की पैदाइश हुई है या किसी की डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट लेके आप जमा करा देते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं। फिर आप नादरा ऑफिस जाते हैं, वहाँ जिसे बेव फॉर्म भी कहते हैं, वो आप लेते हैं। तो बेसिकली इधर इस सारे पैराग्राफ वो यही बता रहा है कि किस तरीके से हम बर्थ्स को या डेथ को जाके रजिस्टर कराते हैं। तो ये आपने ये पेज, इसमें जो चीज़ें करने वाली थी मैंने आपको बता दी है, अंडरलाइन की है, लेकिन आपने एक दफ़ा से पढ़ लेना है। ये बड़ा आसान है, आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। फिर दूसरा एक चीज़ याद रखनी है आपने कि ये सवाल अक्सर पूछ लेता है कि यूजेस क्या है वाइटल स्टैटिस्टिक के। वाइटल स्टैटिस्टिक ये अच्छा दूसरा एक थोड़ा-सा हम क्या किया करते थे, ये एक आपको लाइन नज़र आ रही होगी पीएमजी डीसी सर अली जे है, जो अगर कोई बंदा नोआ से भी कनेक्टेड है, सर अली उधर नोआ पढ़ाते हैं। तो हम क्या किया करते थे, हमारे जो दूसरे टीचर हैं सर सुहेल, वो ना इस तरह की जो चीज़ें आती हैं उनकी लाइन बना लेते हैं, निमोनिक कह लें या जो भी। तो हम सिर्फ निमोनिक याद करते थे क्योंकि टू दी पॉइंट तो लिखना नहीं होता। लिखना रेलिवेंट लिखना होता है, लेकिन टू दी पॉइंट ना भी लिखने को गुजारा हो जाता है। इवन की ज़रूरत नहीं रटा, इधर रटा नहीं चलता है मैडम जवेरिया, इधर इधर आपने फिर खुद से अपनी क्रिएटिव राइटिंग में Yes, आपने sir. लिखना होता है। लेकिन आपको ज़ाहिर है चीज़ों का आइडिया तो होगा। तो ये आप इस तरह कोई भी लाइन, हमारे वाली जो लाइन लिखी हुई है वो भी आप याद कर सकते हो। आप अपनी सहूलत के लिए भी लाइन, जिन बच्चों को थोड़ा सा इशू होता है इस तरह क्रैमिंग करने में, वो थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं। अब देखें ये जो लाइन लिखी हुई है पीएमजी, ये लाइन हमें याद है, मुझे बड़ी याद है, अभी भी याद है, डीसी सर अली जी है। अब इसका मतलब क्या है, हम नीचे देख लेते हैं कि अब वो सवाल पूछ लेता है कि जी वाइटल स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन बताएं, इसके यूजेस बताएं और इसके डीमेरिट्स बताएं। तो ये अगर सिर्फ एक आपको अगर ये लाइन आती है तो आप ये पूरा सवाल आराम से लाइन लिखो, आप इसकी हेडिंग दे दे के लिखते जाएंगे। पहला जो पी है वो चेंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि वो कह रहा है कि वाइटल स्टैटिस्टिक जो है वो हमारी पॉपुलेशन के जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो उसे बताता है। दूसरा दूसरा एम है, तो वो मैन्युफैक्चरर गेट हेल्प फ्रॉम द वाइटल स्टैटिस्टिक, यानी कि आप देखें कि कभी पैम्परों का तो दौर ही नहीं था, तो तब कुछ और चीज़ें इस्तेमाल होती थी। जब इन्हें पता चला जैसा कि पाकिस्तान में अगर अब कोई ऐसी कंपनी जो पैम्पर्स बना रही है, जिन्हें पता होता है कि पाकिस्तान में जो हमारा फर्टिलिटी रेट है, ये बर्थ रेट है, वो एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो कंपनीज़ फिर वो ऐसा इस इन ऐसे डाटाज़ को देख के वो आती हैं, अच्छा जी इधर जाके अगर बच्चों से रिलेटेड चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे तो हमारी वो ज़्यादा चीज़ें सेल हो सकती हैं। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स से मैन्युफैक्चरर को बड़ी हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज़ इसे यूज़ करती हैं। रिमीडियल मेजर्स होती है, आप देखें कि आपको पता है एनसीओसी जो है, आप लोगों ने सुना है कि बड़ी दुनिया तारीफ कर रही है हमारी, जो कोरोना के बारे में करनी हुई थी एनसीओसी। तो वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ डाटे को लेके, डाटे की बेस पे सारे स्मार्ट लॉकडाउन लगते थे, ईच एंड एवरीथिंग डाटे की बेस पे होती थी। फिर किसी को शहर को बंद कर देना, किसी जगह को बंद कर देना, वो डाटा को लेके कर रहे। वाइटल स्टैटिस्टिक्स पता चल रहा है, डेली आपके न्यूज़पेपर पे आता है जी इतने लोग कोरोना इतनों को हुआ हुआ है, इतने मर चुके हैं, इतने रिकवर हो चुके हैं। तो ये सारा कुछ वाइटल स्टैटिस्टिक की ही आगे फिर आप देखें बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जो है ना, हर जगह पे बड़ी जगह विरासत की तब्दीली में या इस तरीके से कई जगहों पे पेंशन लेनी हो तो ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट आपके कई जगहों पे उधर डेथ सर्टिफिकेट चल रहे होते हैं। फिर दूसरा ये होता है कि इस तरह के जो आपके सेंसिस हैं, ये जो डाटा आ रहा होता है ना, वो आपको जब हम पॉपुलेशन सेंसिस जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेसीनियल होगी, 10 सालों बाद होगी, तो जो कि अभी 2017 में हुई थी, अभी 21 में फिर होने लगी है, क्योंकि पहले 15-16 साल बाद हुई थी। उस ऐसी अगर ऐसे जो आपके डाटा आपके पास आ रहा होता है तो आप इनसे उनको अभी चेक रख सकते हैं कि वो ठीक आ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो वाइटल स्टैटिस्टिक को देख के अपने रेट्स ऊपर नीचे कर रही होती हैं। मैरिजेस और जो ज्वेलरी वाले हैं वो देख लेते हैं, अच्छा जी इतनी मैरिजेस हो रही है तो पता चल जाता है जी शुभपुरा में लाइक यहाँ इस्लामाबाद में साल में जी रजिस्टर्ड होती हैं 3 लाख मैरिजेस, लेकिन एक शहर है उसमें सिर्फ 20,000 हो रही है। डेफिनेटली ज्वेलर्स वाले हैं या शादी हाल वाले हैं वो ऐसी चीज़ों को देख के फिर उन जगहों को टारगेट करेंगे जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। आप एक लाइन जो ऊपर लिखी थी आप उसे भी देख सकते हो, अपनी लाइन बना सकते हो। सिर्फ कुछ लिखनी चीज़ें ऐसी ही लिखनी है, आपके अल्फाज अपने हो सकते हैं। और इसी तरीके से आप देखें ना, अगर ये सवाल 6 नंबर का सिर्फ आ जाता है कि वाइटल स्टैटिस्टिक वाइटल इवेंट्स क्या है, वाइटल स्टैटिस्टिक क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, तो आपकी 4 पेजेज़ पे भी लिख सकते हो। और जल्दी-जल्दी है भी आसान, सिर्फ हेडिंग लिखी, नीचे लिख दिया, हेडिंग लिखी, नीचे लिख दिया। तो ये इस तरीके से आप चीज़ें याद करें। शॉर्टकमिंग्स क्या हैं? ये भी एक लाइन आगे आएगी, लेकिन देखें वो कहता है कि डाटा अनरजिस्टर्ड रहता है। अगर आप खुद सोचो, आप देखिए ब्राज़ील में क्या हुआ है, इंडिया में क्या हुआ था, अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका डिनायल में रहा, ब्राज़ील भी डिनायल में रहा कि कोरोना है ही नहीं, हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं हो रहा। इंडिया भी कह रहा था, इंडिया के बाद में जितनी लाशें उनकी निकली गंगा से भी, इधर-उधर से भी, मतलब वो पहले डाटा वो रजिस्टर्ड करा ही नहीं रहे थे। लेकिन अगर रजिस्टर्ड करा रहे होते, पता होता कि कोरोना इतनी स्पीड से फैल रहा तो हो सकता है
वो कुछ थोड़ी सी वो उसकी रेमेडी हो जाती। तो इसलिए डाटा इसका नुकसान वो यही है, वो कहता है कि डाटा अनरजिस्टर्ड है जाता है। दूसरा फिर डिजीज आपने देखा होगा कि अगर हमारे मुल्क में खास करके इधर उधर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रूरल है, तो अक्सर ऐसा बंदा जो कि ऐसी बीमारी से मर जाए जो इतनी कॉमन हो तो लोग बताते ही नहीं है एमी, यार ये हमें लोग क्या सोचेंगे। तो ये कह रहा है कि डिजीज इंसिडेंस ये भी अनरजिस्टर्ड रहते हैं। ये आगे लाइन लिखी हुई है शायद, यूएन यूडीआई मिस डिले डेलास, तो इस तरह अपनी लाइन बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको याद करने में मसला नहीं होगा। आगे इसी तरीके से इसके कुछ नुकसान लिखे हैं, ये आपने जरूर ये पढ़ लेने हैं। इन्फेक्शियस डिजीज अनरजिस्टर्ड रहती है, मिस रिपोर्टेड डाटा होता है, लोग अपने जो है ना बताते ही नहीं है। अब आपने देखा है नया ट्रेंड मुल्क के पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, लोग अपने बच्चों की जो बर्थ है वो रिपोर्ट ही 2 साल बाद करते हैं। ये बच्चा हमारा सीएस जो है ना 32 साल तक, वो दूसरे से 2 साल वैसे ही आगे निकल जाएगा। अल्लाह जाने ये क्या उनके पीछे इसकी सोच है, लेकिन ये बहुत कॉमन ट्रेंड है। मुझे नहीं पता आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। ये अक्सर पता चलता है आपके साथ एक माशाल्लाह काफ़ी आपको लग रहा था यार ये तो बहुत मेरे से बड़े हैं, लेकिन जब आप उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं तो आपकी 90 है तो वो कहता है मेरी 94 है। तो फिर समझ नहीं आती है कि यार ये कैसे 94 का, अगर मैं 90 का हूँ तो उसकी वजह पीछे हर एक के पीछे नहीं, लेकिन काफ़ी पीछे वजह ही होती है क्योंकि पेरेंट्स बड़े सियाने होते हैं। तो उनकी 2-3 साल जो है ना वो रजिस्टर्ड ही में लेट कराते हैं, फिर आगे उन्हें काफ़ी उन्हें लग रहा होता है जो इस तरह की चालाकी से हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है वो सब मिलता तो ये जो हमारी किस्मत में होता है। ये आपका पहला सवाल है। अक्सर ये सवाल आता है कि वाइटल स्टैटिस्टिक क्या है, उसके फायदे नुकसान बताएं, यहाँ से इस जगह से आपने इसे याद करना है और कहीं से याद नहीं करना है। ठीक हो गया जी, ये आप इंशाल्लाह से पढ़ लेंगे तो आपको ये सवाल तैयार हो जाएगा। दूसरा असल जो आगे ये चीज़ें मैं जिधर आपने अपने को सही अपनी अटेंशन फोकस करनी है वो चीज़ आगे आएगी। फर्टिलिटी रेट, नेट फर्टिलिटी रेट, एटसेट्रा, इस तरह की सारी चीज़ें, लेकिन अभी ये भी ज़रूरी है, इसलिए इन पे भी थोड़ा सा फोकस करना। जी मैडम मदीहा, आपने कुछ पूछना है जल्दी प्लीज सर पूछना। सर ये शॉर्टकमिंग ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक का आपने जो कोड बनाया है उसको प्रोनाउंस कर दिए। अंडर ये था पहला पहला यू है, ये अंडर रजिस्ट्रेशन में से मैंने लिया हुआ मेरे ख्याल में। फिर दूसरा है डिजीज इंसिडेंट्स आल्सो रिमेन अनरजिस्टर्ड, तो ये अनरजिस्टर्ड से रिलेटेड था। आगे देख लेते हैं न्यूज़ से क्या मुराद हुई है, मुझे भी ये लिखे सही हो गया। हाँ, ये नोटोरियसली अनरिलायबल होती हैं। डाटा ऑन द इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस ऑन एजेस एट डेथ एंड ऑन द केसेस दैट आर नोटोरियसली अनरिलायबल। तो ये नोटोरियसली अनरिलायबल से पहला यू अनरजिस्टर्ड है, नोटोरियसली अनरिलायबल है, यूएनयू, और फिर आगे डी आई है, डिजीज इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इज ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग इलिटरेसी। ये डिजीज है और ये इलिटरेसी से लिया हुआ है। यू एन यू डी आई और आगे मिस मिस रिपोर्टिंग है, मतलब ये बेसिकली है जितना भी ना ये जो इसके डी मेरिट्स हैं ये है सारे मिस रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। तो ये बेसिकली लिखा मैंने यही हुआ है, यू एन यू डी आई आगे एम आई एस मिस है। ये आप फिर इसमें मजीद भी हम बेहतर कर लेंगे, अगर आपको ये इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ तो ये कर लेंगे बच्चे से। अच्छा, ये आगे चीज़ देखें जी, रेट्स एंड रेशोज क्या होती है। ये आप सब लोगों को पता होगा कि इसका रेट क्या है जी, ये रेशो क्या है। रेशो आप सबसे सिंपल चीज़ यही है कि रेशो दो चीज़ों की होती है, ए बाय बी, यानी कि एक है ए है और एक बी है, तो अगर आप उसको ए को बी के रिस्पेक्ट से देखते हो तो उसे रेशो कहते हैं। रेट में थोड़ा सा फर्क ये है कि रेट जो है ना, ये अगर आप देखें ए और ए प्लस बी, हम रेट को देख रहे होते हैं टोटल में से, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज अगर किसी क्लासरूम में देखना है तो वो टोटल नंबर स्टूडेंट से देखने हैं, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स में से। तो अगर हमने बॉयज चेक करना है तो बॉयज डिवाइडेड बाय बॉयज प्लस गर्ल्स, ये टोटल है। लेकिन जो रेशो होती है वो सिर्फ बॉयज और बॉयज या गर्ल्स में रेशो देख रहे होते हैं, गुड या बैड में रेशो देख रहे होते हैं। तो रेट एक चीज को टोटल में से देख रहे होते हैं। ये बेसिक फर्क ऐसा डेफिनेशन आ जाती है। रेट की क्या डेफिनेशन है और रेशो की क्या डेफिनेशन है, ये आपके सामने, ये आपको फार्मूला आना चाहिए और सिंपल डेफिनेशन आनी चाहिए। बाकी ये आगे प्रोपोर्शन भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रेशो से प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसे, ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो आपने ये चीजें एक जरूर एक दफा इन्हें गो थ्रू कर जरूर लेना है। इस पूरे पेज में पता सिर्फ ये होना चाहिए कि रेशो का फार्मूला क्या है, रेट का फार्मूला क्या है, लेकिन आपने इस थ्योरी को अभी क्लास खत्म होगी तो आप इंशाल्लाह याद पौने घंटे में पूरा इसे खत्म कर लेंगे। फिर आगे रेट दो तरह के होते हैं। रेशो तो सिंपल बात होगी, रेट फिर आगे मैंने रेट में दो कैटेगरीज हैं, एक क्रूड होता है, एक स्पेसिफिक होता है। क्रूड होता है जिसमें कोई चीज आपको पता है क्रूड ऑयल होता है ना,
अक्सर रेट आ रहा था क्रूड ऑयल का, ये रेट है। क्रूड ऑयल में बड़ा कुछ शामिल होता है, पेट्रोल, डीजल, बेशुमार चीज़ें उसमें निकल होती हैं, लेकिन पेट्रोल एक स्पेसिफिक चीज़ है उस क्रूड ऑयल से। तो क्रूड वही जिसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस सिंपल सारा कुछ कोई उसमें आपको स्पेसिफिक चीज़ नहीं कह रहे थे, एज अ होल सारा हर चीज़ उसमें शामिल है। आई मीन वो कहता है जी क्रूड डेथ रेट बताएं, तो हम सिंपल जितनी डेथ है डिवाइडेड बाई जितनी पॉपुलेशन है वो उन्हें बता देंगे कि क्रूड है। हमने इसमें कुछ नहीं देखा, कोई बंदा कोरोना से फौत हुआ है, कोई बूढ़ा था, कोई जवान था, लेकिन अब कहें कि जी वो ऐसे बंदे बताएं जो 40 और 50 साल की डेथ, उनकी जो एज थी उसमें उनकी डेथ हुई है, तो वो फिर स्पेसिफिक डेथ रेट हो जाता है, यानी कि आप उसी एज ब्रैकेट में जाके उन जो डेथ्स को लेंगे और डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से। तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है जी, उसके बाद कुछ रेशोज़ हैं, ये आप सिर्फ आपको इनका फार्मूला आना चाहिए। ये इस तरीके से न्यूमेरिकल में नहीं पूछता ये रेशोज़ को, लेकिन आपको एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है। तो पहली रेशो जो है ना वो जी सिंपल सेक्स रेशो क्या है? तो ये नाम से पता है कि मेल्स ओवर फीमेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और आप इधर मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी कर सकते हैं। ये आप पे है, क्या क्यों? कि अगर आप 100 में से देखना चाह रहे हैं तो 100 से कर दें, अगर 100 1000 में से देखना चाह रहे हैं तो 1000 में से कर दें, आगे न्यूमेरिकल आएगा उसमें उसने 1000 में किया होता है। तो ये हम पे होता है कि हम किधर अब वेटिकन सिटी वाले जो हैं, मतलब बिल्कुल थोड़े से लोग हैं, अगर वो करना चाहें तो वो 100 से कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ माशाल्लाह हम काफ़ी लोग हैं, तो हम अगर डाटा को थोड़ा सा मज़ीद अच्छा देखना चाहें तो हम पर 1000 भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स कितने हैं। तो कोई भी जी आपसे पूछता है जी सेक्स रेशो निकाल के डाटा दिया हुआ है, तो ये आपके पास नीचे सिंपल डाटा है, ये देखें ज़रा। ये इस तरीके से सवाल आया होता है, ये एज ब्रैकेट्स होती है कि 0 टू 4 में ये है, 5 से 9 ये है। तो अब वो कोई आपसे कहे जी इस तरह सवाल आ जाए, या आपको एमसीक्यू में दे दे जी 33, ये 100 नहीं है, ऊपर 3 ज़ीरो साथ लगेंगे। तो क्योंकि यहाँ दोनों के साथ 3-3 ज़ीरो, इसलिए आप ना भी लगाएँगे तो आंसर सेम ही निकलेगा। अगर इधर 3 होते, इधर 2 होते, फिर लगाने पड़ते थे आपको। तो आप क्या करेंगे, सिंपल 33 100 को डिवाइड कर देंगे, 3157 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास ये जो नंबर निकलेगा इसे आप सेक्स रेशियो कहते हैं। ये 104.5 का मतलब ये है कि ये मर्द जो है ना, मैन ज़्यादा है फीमेल से। तो इस तरह की आप उन्हें रेशियो निकाल के दे देंगे, ये दिखें। और दूसरा, अगर इस तरह कोई सवाल आता है तो आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी करना है, यानी कि आप देखें ना जी, ये लाइन देखें, द सेक्स रेशियो फॉर द फर्स्ट एज ग्रुप इज 104.5 व्हिच सिग्निफाइज दैट द मेल बर्थ्स आर स्लाइटली मोर फ्रीक्वेंट देन फीमेल बर्थ। इतनी सी बात है इसमें। तो आप इस तरह की ना, जब कोई सवाल आएगा, मैं आगे आपको जाके बताऊंगा भी कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें लिखना होता है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है आंसर की। ये तो आता ही नहीं है, लेकिन अगर आए तो आपको पता नहीं। जी जी मेरी है। सर ये जो आपने रेशो अभी निकाली है सेक्स रेशो, तो ये हमेशा मेल को ही आपने ऊपर रखना है और मतलब उसको डिवाइड कर देना है फीमेल के साथ, या फिर आप एक ही बात है कि आप फीमेल के जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको आप डिवाइड कर दें मेल के जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जी, कर और फिर सकते इस तरीके से हैं, आप। बिल्कुल। देखिए ना, एक ही बात आनी है, अगर हम ऊपर रख लेंगे, इस केस में अगर हम फीमेल्स को ऊपर रख लेते तो मेल्स को नीचे रखते तो आंसर 100 से नीचे आना था, तो पता चला था मेल कम है, फीमेल कम है था वही, लेकिन एक फार्मूला था, एक आपने रेफरेंस याद रखना होता, तो ये रेफरेंस लिए ठीक है, आप पहले मैन रख लें। अगर इधर कोई ये ऑन अ लाइटर नोट, इधर कोई फेमिनिस्ट है, अगर किसी को मसला मेल ऊपर रखने, तो वो फीमेल ऊपर रख सकता है, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, जी ये सर। कोई रौला नहीं है सर। अच्छा जी, आगे चाइल्ड वुमेन रेशो होता है। सबसे पहले सेक्स रेशो था, मैन फीमेल, मेल फीमेल, आगे चाइल्ड वुमेन रेशियो है जी। अच्छा, ये जो आपको ब्रैकेट ये नीचे एक चीज लिखी नजर आ रही है, इससे परेशान नहीं होना है, वो सिर्फ ये बताना चाह रहा होता है कि हमारे कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ना चाइल्ड बेयरिंग एज, एक वुमेन की एक चाइल्ड बेयरिंग एज होती है। तो कई मुल्कों में वो 50, या कई बुक्स में खैर क्या लेते हैं, मुल्कों को छोड़ देते हैं, कई बुक्स ऐसी हैं जो कहती हैं जी 15 ईयर्स से लेके 49 ईयर्स तक वो एज होती है। कुछ बुक्स हैं वो कहती हैं 15 से 44 होती है। तो पेपर में आपको वो खुद बताएगा कि नीचे ये वाली एज 49 है या 44 है। इससे परेशान नहीं होना कि इसका मकसद क्या है, ये आगे जब आप जाएंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। देखिए ना, ये लिखा है चाइल्ड बेयरिंग एज इज टेकन एज, वो खुद कह रहा है कहीं अगर इस तरह दिया हो एफ 15 टू 49, इट्स मीन के चाइल्ड बेयरिंग एज 15 टू 49 है। अगर ये दिया हो तो चाइल्ड बेयरिंग एज 15 टू 44 है। ये पेपर सवाल में खुद बताता है, इससे परेशान नहीं होना। तो चाइल्ड वुमेन रेशो क्या है? बच्चा वो जिसकी एज, जो एज ग्रुप 0 टू 4 है, वो जितने वो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है नीचे, चाइल्ड बेयरिंग जो फीमेल है, उनको अगर आप डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1000 में, जो आपकी चाइल्ड वुमेन रेशो होती है। नाम से ही है, पहले चाइल्ड रखो फिर वुमेन रखो, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। अच्छा जी, बर्थ डेथ रेशो क्या होती है? इसे वाइटल इंडेक्स भी कहते हैं। बर्थ या डेथ को, टोटल नंबर ऑफ बर्थ को टोटल नंबर ऑफ डेथ से आप डिवाइड कर दें, और कहीं देखें वो कहीं 100 से कर रहा है, कोई 1000 से कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने फार्मूले में से जैसे 1000 भी लिख देते हैं, तो मतलब से यही था कि हम वो 1000 में से देख रहे हैं, 100 में से नहीं देख रहे हैं।
तो इससे परेशान नहीं होना वो, बस वो देख के आता है कि अब डेथ थोड़ी सी उस रियाज से नहीं हो रही होती है, वो कहीं जब नंबर उसे लग रहा होता है कि नंबर ये छोटा है तो उसे 1000 से कर दे, 100 से कर देगा, 1000 से किया जा रहा है, इससे कोई मसला नहीं। एक आपका जीएस में एक सवाल अक्सर आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो पूछता है आपसे। मुझे लगता है कि एक साल किसी में आया हुआ है, तो ये आपका फार्मूला सिंपल कि पी एन पी नॉट 1 + आर ऊपर पावर एन है। पी नॉट आपकी क्या है जी कि अच्छा ये ग्रोथ रेट अभी आपको पता है ना, हमारा 2.4 आया था 2017 का जो सेंसस हुआ था, तो किया कैसे यस था? है। वो किया कैसे था कि पी नॉट वो वैल्यू थी पॉपुलेशन की जो 1997 या जो भी इनिशियल पॉइंट था जिस रेफरेंस हम ले रहे थे, पी एन वो वैल्यू थी जो हमारे अभी 2017 के सेंसस में आई थी, और एन आपके वो थे जो 10 साल टाइम पीरियड था, यानी हम लेट्स सपोज हम 200 से स्टार्ट करके 2017 पे आए हैं अगर, तो एन दोनों का डिफरेंस होगा ना, और आर आपका रेट होगा। तो जब भी रेट निकालना हो तो हमें तीन चीजें चाहिए होगी, हमें पॉपुलेशन चाहिए होगी द वेरी स्पेसिफिक डे, हमें पॉपुलेशन चाहिए होगी जिस दिन से हम फर्क लेना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है ग्रोथ रेट 2 सालों का फर्क बता रहा है ना, तो आपका एन होगा उन दोनों ईयर्स में फर्क, और आर आप निकालेंगे तो वो आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा। तो ये इसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं, कभी आपने फार्मूला देखा हो तो ये आपने देख, ये उससे एक एग्जांपल लेके बताया भी हुआ है, ये आप देख लेंगे। मेन आप इस तरीके से फार्मूला भी ये वाला याद रख सकते हैं कि पी एन की वैल्यू रखें, नीचे पी नॉट की वैल्यू रखें, ऊपर 1/n कर दें, पावर में -1 कर दें, तो वही फार्मूला रीअरेंज करके ऐसे है, जिसको जैसे याद करने का दिल करता है वो कर सकता है। तो आपको ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी, ठीक है जी। तो आप इससे अपना ये सवाल कभी आपको स्टैट्स में नहीं आएगा, लेकिन जीएस में आ सकता है, तो उधर आपको हेल्प कर सकता है। यानी कि अभी 2020 में अभी थोड़ा सा ना चेंज कर रहा है, जीएस के पेपर में हर साल ना कोई एक सवाल स्टैट से डाल देता है। एक दफा उसने अभी पूछ लिया था 2020 में कि सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, कभी वो हिस्टोग्राम पूछ लेता है, कभी वो इस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट, वो खैर तब जब ये पूछ रहा था तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के सेंस में पूछ रहा था। अभी तक हमने पीछे क्या पढ़ा जी, हमने सेक्स रेशो पढ़ी है, चाइल्ड वुमेन रेशो पढ़ी है, हमने वाइटल इंडेक्स या डेथ टू बर्थ रेशो पढ़ी है, और फिर हमने ग्रोथ रेट कैसे निकालना होता है वो सीखा है सिर्फ। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछें, तो फिर हम आगे चलते हैं। सर ये ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन है ये ज़्यादातर मतलब शॉर्ट में ही आ सकते हैं ना, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेगा तो जो शुरू में सबसे पहले हमने वाइटल स्टैटिस्टिक्स और उसके फिर यूजेस और फिर उसके जो नुकसानात वगैरह हैं वो पढ़े हैं, तो वो उस लिहाज से वो लॉन्ग आ सकते हैं, अदरवाइज जितने भी फॉर्मूले वगैरह हैं ये शॉर्ट में ही आएंगे। जी जी, वो जो सवाल है ना, वो जो मैं पहले पढ़ बताया, वो 6 नंबर का आएगा, इससे ज्यादा वो भी नहीं आएगा। तो ये जो है, ये डेफिनेशन अगर पूछते हैं कि 2-2 नंबर की आ सकती है, 3 डेफिनेशन है 2-2 नंबर की, तो वो आप डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसका फार्मूला लिखते हैं, कोई एग्जांपल दे दें आप। कोशिश किया करें कि अपने पास ही, इंशाल्लाह जब आप पूरा स्टैट्स पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बड़ी एग्जांपल दे सकेंगे, तो आप कोई ना कोई एग्जांपल लिखे जरूर दे दीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे फिर वाइटल रेट्स जो है, पहले हमने पढ़ा जी 2 तरह के रेट्स हैं, क्रूड है और स्पेसिफिक है। फिर आगे उनकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी करने लगा है कि किस तरह की मजीद, यानी कि आगे उनकी क्लासीफाई हम कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर मुझे कह रहा है जी, पहला आपका डेथ रेट्स हो सकते हैं, मोर्टेलिटी, फिर आपके बर्थ रेट्स हो सकते हैं, फिर आपके रिप्रोडक्शन रेट्स हो सकते हैं, मॉर्बिडिटी है, मैरिजेज हैं, डिवोर्स है। हमारा कंसर्न आपको अगर पूछ ले कि क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटल रेट्स की बताएं, तो फिर आपने ये पांचों लिखने हैं, ये रिप्रोडक्शन वाला, ये जितने 6 दिए हैं 6 हैं। आप क्या करोगे, इसकी डेफ बताओगे जी, ये इस 6 तरह से क्लासीफाई होती हैं, फिर आप इनका फ्लो चार्ट कोशिश किया करें अपने हर पेपर में डालने की, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा उसे सहूलत हो जाती है, बजाय कि आपकी लाइनें पढ़ के वो आपसे वो डाटा निकाल रहा हो, तो आप उसे फ्लो चार्ट बना के, यानी कि आप कह सकते हैं नंबर 1 डेथ रेट है, उसके नीचे 6 लाइनें लगा के ये कर दें, इसको कर रहे हो तो थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दें फ्लो चार्ट का। तो 3-4 तरह के फ्लो चार्ट आपको आने चाहिए, आई मीन सिंपल ही होते हैं, अपनी तरफ से कहीं सर्कल बना के लाइनें लगा दिए करें, कहीं लाइन करके एरो से कर दिया करें, ताकि थोड़ी सी फर्क भी आता जाए और एग्जामिनर की भी सहूलत हो। तो ये बेसिकली हमारा कंसर्न है इस फार्मूले से, इससे, और जो पेपर में आता है वो सिर्फ ये दो पूछता है, GRR और NRR, रिप्रोडक्शन रेट से। हमेशा जब से सवाल आ रहा है इसका 6 सालों से, ये दोनों एक साथ एक और फार्मूला, इससे जो बेसिक फार्मूला वो पूछ लेता है, अदरवाइज ये पूछ रहा होता है। तो आपको इधर के ये नाम 6 के 6 दिन में रख लीजिएगा, लेकिन फार्मूले हमने कब की याद करने हैं। डेथ में अगर सिर्फ करना हो तो हमने क्रूड का करना है, स्पेसिफिक का करना है, और स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट का करना है। बाकी ये आगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों का जो है केस फैटेलिटी रेट, ये आपको नाम जरूर थोड़े से लो होनी चाहिए, बाकी ना इसका कोई फार्मूला पता हो, ना इसकी डेफिनेशन पता हो, कुछ पता नहीं होना चाहिए।
क्रूड डेथ रेट क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बगैर, यानी कि जी वो कह रहे हैं जी इस्लामाबाद में, मैं अभी इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस्लामाबाद में जी 2000 लोगों की डेथ हुई है पिछले महीने में, तो आप मुझे बताएं जी क्रूड डेथ रेट कितना है। तो हम सिंपल 2000 को जितनी पॉपुलेशन डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो क्रूड डेथ रेट मिलेगा। स्पेसिफिक आ जाए तो वो कहेगा जी जो 50 से 60 साल के दरमियान कितने लोगों की डेथ हुई है, तो उसे स्पेसिफिक कह देंगे। एक होती है स्टैंडर्डाइज्ड, ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, ये इस पर पूरा मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराना है, ये मैं थोड़ा सा आइडिया दे दें तो डिटेल में उधर पढ़ेंगे। यानी कि आप इधर देखें कि आप इस्लामाबाद या आप मरी के मरी में बैठे लोगों की जिनकी डेथ्स हो रही हैं या जो उधर जिनकी बर्थ हो रही हैं, आप जैफराबाद जो कि दुनिया का सबसे गर्म तरीन इलाका है, उधर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन ना बनता नहीं है। वो कहते नहीं है कि एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर नहीं करना चाहिए, यानी कि कंपेयर लाइक विद लाइक। तो इधर मकसद उसका सिर्फ ये है कि अगर आप जब कभी कोई आपने इन्फ्रेंस या कोई बात आपने रिड्यूस करनी हो उन चीज़ों से, तो आप क्या करें कि आप जब कंपेयर कर रहे हो तो आप देख ये करें कि आप एप्पल को एप्पल से कंपेयर कर रहे हैं या एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर रहे हैं। इवन मरी के लोग या ठंडे इलाके आप जीबी के लोग देखें, हमारे यहाँ जो एज जो एवरेज एज है वो शायद जीबी वालों की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो इंटीरियर पंजाब या इंटीरियर सिंध है, इवन के ओवरऑल पंजाब से भी। वजह ये है कि उधर उनकी जो फूड है वो भी बेहतर है, फिर उनका जो इन्वायरमेंट है वो इतना जिस तरह हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से या धुएं की वजह से हमारा ख़राब हो चुका हुआ है, एयर की जो पोल्यूशन है उधर उतनी नहीं है, वो लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। तो वो कह रहा है कि जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो ना दो चीज़ों का, तो क्रूड से नहीं करो, वो उसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट करो कि वो दोनों आपस में ऐसे इंटरलिंक्ड हो जाए कि जब जो रिजल्ट निकले ना, वो एक का दूसरे पे इफेक्ट हो रहा है और फिर वो आंसर निकले, फिर वो आगे ये सारी बातें आपको आगे जाकर मजीद समझ आएगी स्टैंडर्डाइज जब इसको डिटेल में करेंगे। मतलब मकसद इधर यही था कि थोड़ा सा ना दो चीज़ों को, अगर सिटी ए और सिटी बी को आपस में इस तरीके से लिंक करना है कि सिटी बी का जब हम रिजल्ट निकालें तो सिटी ए का कुछ ना कुछ डाटा हम यूज़ कर रहे हैं उसमें। जिस तरह हमने डेथ रेट का किया है वैसे ही बर्थ रेट के सारे फार्मूले होंगे। अच्छा जी, रिप्रोडक्शन रेट्स के फार्मूले हैं, जीआरआर और एन ग्रॉस रिप्रोडक्शन ग्रॉस। आपको पता है ना, ग्रॉस सैलरी होती है, एक नेट सैलरी होती है। ग्रॉस सैलरी वो होती है जो आपको डिपार्टमेंट दे रहा होता है, उसमें अभी तक आपका वो जो है ना जी टैक्स डिडक्शन वगैरह नहीं होती है। लाइक इंशाल्लाह आप में से जो लोग पीएमएस या सीएसएस कर देंगे, तो अगर पीएमएस की बात करें तो पीएमएस वालों की जो ग्रॉस सैलरी है 132 के है स्टार्ट में। अभी उन्होंने ज्यादा की है, नोटिफिकेशन एक आया है कि अभी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एग्जैक्टिव अलाउंस नहीं मिला करेगा, जो कि 150% है उनकी बेसिक का। तो मतलब ये है कि अगर 130 1,30,000 आपको मिल रही है, तो आप उसके बाद ज़ाहिर है डिडक्शन है, तो आप घर में एक जो टेक होम है उसे कहते हैं जी, तो 1,20,000 होगी तो 10-12 कट जाएगा, तो ये फ़र्क है। ग्रॉस में ओवरऑल एक चीज़ बात कर रहे हैं, नेट में हम एक चीज़ माइनस मज़ीद कर देंगे, वो क्या करेंगे वो आगे जाके देखते हैं। ये नीचे ये मैरिजेज़, डाइवोर्सेज़, सिकनेस वगैरह, ये सारा आप 6 नाम आपको आइडिया हो, ये आ भी सकता है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसके फार्मूले या डेफिनेशन में जाने की बिल्कुल हरगिज़ ज़रूरत नहीं। क्रूड डेथ रेट, ये चीज़ें सारी आपने पढ़नी ज़रूर है, मैं बताता हूँ कैसे। अब देखना क्रूड डेथ रेट का फार्मूला देखें, सिंपल डेथ ओवर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, कुछ भी नहीं है। ये आपने डेफिनेशन देख लेनी है। ये मिड ईयर का लफ्ज़ आएगा बार-बार, इससे परेशान नहीं होना है। आप देखें कि हमारा ना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से लेके जून 30 तक। 1 जुलाई, अब अगर हम बात करें अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जुलाई 1 से स्टार्ट हुआ था ये 2021, और ये जून 30 2022 तक जाएगा, तो फिर 1 साल कंप्लीट होगा। तो ये इसी तरीके से पॉपुलेशन को वो 1 साल यानी कि इसी हिसाब से फाइनेंशियल ईयर की तरह ही 1 साल को ले रहा होता है, तो क्योंकि जून जुलाई मिड बन रहा होता है, तो मिड ईयर पॉपुलेशन कह रहा होता है। तो बेसिकली हम ले पीछे 30 जून से हम इसे ले रहे होते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। आप सिंपल पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं। पिछले बैच में ये बात मैं मिस कर गया, तो 3-4 बच्चों को मैसेज आया कि सर ये मिड ईयर पॉपुलेशन क्या है, तो आप इससे परेशान नहीं होना, आप सिंपल पॉपुलेशन ही समझेंगे, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखें, इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है सारी। मैं जिधर-जिधर जो-जो पढ़ने वाला ये लिखूँ, क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो इसमें मैं टाइम नहीं लगाता हूँ। आप जब अपना ये फार्मूला देख रहे हो, नीचे पढ़ देना कि शॉर्ट कमिंग्स क्या है, बड़ी आसान सी है सारा कुछ। फिर आगे स्पेसिफिक है, सिंपल क्रूड में और स्पेसिफिक का फ़र्क सिर्फ फार्मूले का ये देखें, इधर डीआई है, स्मॉल डीआई और पीआई। पॉपुलेशन तो सेम रहनी है, लेकिन जो डेथ है वो स्पेसिफिक एरा की हो जानी है। आगे मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ तो आपको इससे आइडिया होगा। बाकी दोनों का फ़र्क सेम है, फार्मूला देखें सेम ही है। ये देखें, मिड ईयर पॉपुलेशन है, सिंपल पॉपुलेशन भी लिखा हो, मेल है, फीमेल है, नंबर ऑफ डेथ है मेल और फीमेल की। वो कहता है जी मुझे मेल की जो है ना जी एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाल के दें इस टेबल से। तो उससे देखें एज स्पेसिफाई तो आपको कर दिया हुआ है कि 10 से 14 ईयर्स में ये सारा डाटा है, 15 से 19 में ये है सारा।
हम अगर सिर्फ पहले की निकालें मेल की एज स्पेसिफिक डेथ रेट, तो 1043 को हम डिवाइड करेंगे 9029 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हमारी एज स्पेसिफिक डेथ रेट आ जाएगी इस 10 to 14 इस रो के लिए। आप किसी की भी ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको टोटल पूछ ले, टोटल डेथ इसमें पूछ ले जी, इस फार्मूले में पूछ ले क्रूड कैसे निकालेंगे, तो एक इसका तरीका ये है कि आप पूरी पॉपुलेशन सारी जितनी है उसे ऐड कर लो, टोटल डेथ ऐड कर लो और डेथ मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन कर लो। ये फिर आप जब एज स्पेसिफिक निकालते हो ना, जब आप उसको सम करते हो तो वो क्रूड ऑटोमेटिकली बन जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये देखें पहले 1043 नीचे वही मल्टीपल 1000, ये आपका वो निकला है एज स्पेसिफिक डेथ रेट 10 to 14। जब आप पेपर में करेंगे ना, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि आप एक आपको असाइनमेंट भेजूंगा जो आप करेंगे, जो कि एक तो सॉल्व मुझे पसंद है थोड़ी सी, वो भेजूंगा। आपने कोशिश करनी है कि जब टेबल पेपर में बनाएंगे तो आपने अगर टेबल छोटा फिर तो वर्टिकली बना सकते हैं। अगर टेबल आपका बड़ा आया हुआ है तो यानी कि जो आगे सवालों में आएगा, तो आपने एक हॉरिजॉन्टल टेबल बनाना है, अच्छा सा खुला खुला टेबल से ही उसमें आपको नंबर देने हैं, और टेबल में कोई एंट्री गलत ना हो, साफ सुथरी लिखी हो, बीच छोटी छोटी उसे मुश्किल से ना दे नजर ढूंढनी पड़ रही हो। तो अच्छे से पूरा पेज को साइड पे हॉरिजॉन्टल करके उधर आप स्केल से अच्छी लाइनें लगा के फिर आप टेबल बनाए। ठीक है, तो ये एज स्पेसिफिक का ये सारा दिया हुआ है। आगे उसमें वो आपको मेल के फीमेल के अलग से भी निकाल, इधर इसमें कोई इशू तो नहीं है। नो सर, ये वही फॉर्मूले पीछे वाले जो फॉर्मूले थे उनकी मदद से हमने इनको फाइंड आउट करना है ना। जी जी जी। आगे मोर्टेलिटी रेट है, सिंपल देखें इसमें वो क्या कह रहा है जी कि नंबर ऑफ डेथ जो आपकी डी नॉट जो है वो जो 1 year ऑफ एज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द गिवन ईयर, मतलब कोई भी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी, छोटे बच्चे जो जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो बच्चे हैं जितनी बर्थ हो रही है उसको, ये कभी फार्मूला आया नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा इसको भी। इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये जरूर आपने पढ़नी है। असल अभी तक मैंने जितनी आपको चीज़ें कराई हैं ना, उसमें जो पहला जो 1.5 पेज कराया था वो आपने ध्यान में रखना है, वो उसके फायदे नुकसान उसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद देखें, मैं आपको अब अभी से बैठे बैठे आपने याद कर लेना कि सेक्स रेशो हर एक को याद हो चुकी है, चाइल्ड वुमेन रेशो याद है आपको, क्रूड डेथ रेट या बर्थ रेट वो भी याद है, स्पेसिफिक डेथ रेट या बर्थ रेट वो भी याद है, आपने रेट कैसे निकालना है, ग्रोथ रेट वो भी आपको याद है। अभी तक सिर्फ हमने यही चीज़ें पढ़ी। अभी जो थोड़ी सी ऐसी चीज़, ये वाली चीज़ जो है ना, ये इसमें थोड़ा सा आपका मैं टाइम लेता हूँ, ये आपको शायद लगे भी कि मुश्किल नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ बड़े आसानी से ये आपको समझाऊंगा, लेकिन ये अभी तक आया नहीं है। 2016 से लेकर 2021 तक 6 सालों में ये सवाल आया नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल आना जरूर चाहिए, लेकिन कुछ दे नहीं रहा क्योंकि वो आगे जो आगे आखिरी सवाल नहीं देता बार बार। तो इसको हम देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइज डेथ रेट्स हैं क्या, वो सिंपल वो यही बात कर रहा है कि जब भी क्रूड डेथ रेट या बर्थ रेट किसी भी दो जगहों की जो है ना कंपेयर नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनकी जो डेथ या बर्थ है वो डिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, क्लाइमेट पे होती है, एज पे होती है, ऑक्यूपेशन पे होती है। तो इसलिए जब आप जो है ना जी स्टैंडर्ड जो दो शहरों का या दो जगहों का आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप उनको आपस में स्टैंडर्डाइज कर लें, उनको एक दूसरे के एक का जो डाटा है या जो इफेक्ट है उस दूसरे पे लेके फिर आप उनको जब सॉल्व करेंगे, तो आप को थोड़ा सा करीब करीब जा सकते हैं रियलिटी के। अच्छा, इसमें करना क्या है, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट आ जाए तो ये पैराग्राफ आपने उसका पढ़ लेना। इसमें से देखना वो कह रहा है टू एलिमिनेट सच स्पूरियस इफेक्ट्स, मतलब कि वी कंप्यूट व्हाट आर कॉल्ड द करेक्टेड स्टैंडर्डाइज डेथ रेट्स। स्टैंडर्डाइज डेथ रेट्स दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। पेपर में सवाल अगर आ जाता है जो कभी तक आया नहीं है, मतलब अज्यूम कर लेते हैं अगर आ जाता है, सिंपल आपको कहता है जी स्टैंडर्डाइज डेथ रेट मुझे फाइंड आउट करके दें, तो आप आपको ये मेंशन नहीं करता कि डायरेक्ट मेथड से करें या इनडायरेक्ट मेथड से करें। तो आप किसी मेथड से भी कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मेथड आसान लगता है, हो सकता है अभी आपको जब कराऊंगा तो आपको इनडायरेक्ट आसान लगे, है दोनों ही आसान। तो अगर वो कहता है दोनों से करें, फिर आप दोनों से करोगे। तो हम अभी इसको समझ के इसको करके तो हम एक सवाल ऐसा करेंगे जिसमें हम दोनों तरीके एक साथ लगा देंगे, आंसर तो सेम ही आना। पेपर में आ जाए कि व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, ये पैराग्राफ पहला आप लिखेंगे। सिंपल आप बताएंगे इसे सॉल्व करने के दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। फिर अभी डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करते हैं, फिर इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल करते रहता है, ये वाला टॉपिक ये वाला भी कवर हो जाएगा। मैं आपको ये बता इसी रहा हूँ कि आपने इस पर ज़्यादा खपना नहीं है कि ये क्या, पता नहीं ये कैसे याद होगा, क्या करना है। सिर्फ ये पहला पैराग्राफ आना चाहिए, दोनों दो मेथड है ये पता होना चाहिए, अभी इनको सॉल्व कैसे करना है ये अभी हम देख लेते हैं।
एक मिनट में। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये वीडियो लेक्चर जो है ये ग्रुप में अवेलेबल होगा क्लास के, क्योंकि थोड़ा मेरी तरफ नेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। जी जी मेरे भाई, आपको ये जैसी क्लास खत्म होगी इंशाल्लाह ये इसका आपको जो लिंक शेयर कर दिया जाएगा, बेफिक्र हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, ये सबसे पहले फार्मूला देखें, फिर आगे हम इसे जाके सॉल्व करते हैं कि स्टैंडर्डाइज डेथ रेट है क्या। थोड़ा सा भी इससे घबराना नहीं है, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं सारी आपको। एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन, इस तरह के सवाल में जब भी आएगा आपको दो पॉपुलेशन दी जाएंगी, एक नॉर्मल पॉपुलेशन उसे कहेंगे, एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होगी। वो खुद आपको बताएगा ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है, तो दूसरी बात जाएगी उसे आप नॉर्मल कंसिडर कर लेंगे। फिर एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, उस पर डेथ कितनी है डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 1000। डायरेक्ट मेथड का आसान होने का मकसद सिर्फ मुझे क्यों लगता है कि उसमें डायरेक्ट फार्मूला है, इनडायरेक्ट में देखेंगे कि दो फार्मूले हैं। सिंपल SDR डायरेक्ट मेथड से ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेड डेथ क्या है, वो एक्सपेक्टेड कैसे होती है, वो निकालने का तरीका बताता हूँ। टोटल पॉपुलेशन, एक दूसरी चीज़ जो आप इसमें याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे जो जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है उसकी जो नोटेशन है उसे आप नोटिफाई करेंगे कैपिटल P से उसकी पॉपुलेशन को, और उसकी डेथ को आप करेंगे कैपिटल D से। जबकि आप जो दूसरी पॉपुलेशन होगी नॉर्मल वाली उसे आप नोटिफाई करेंगे, ये मैं इधर लिख भी देता हूँ। सही, आप सॉल्व करा जी दें जी मैं किसी कराऊंगा, मैं बोर्ड पूरा पे। सवाल, मैं सिर्फ अभी सिर्फ फार्मूला पूरा सवाल सॉल्व करूंगा। यानी कि मैंने कहा जी दो पॉपुलेशन होगी, एक आपके पास स्टैंडर्ड होगी, इसको आप कैपिटल P और कैपिटल D से इसकी नोटेशन होगी। जो नॉर्मल पॉपुलेशन होगी उसे हम आप स्मॉल p या स्मॉल d से हम करेंगे। सिर्फ थोड़ा सा ये अभी आप मुझे मैं ठीक है, स्टैंडर्ड वाली कैपिटल और नॉर्मल वाली स्मॉल p से, फिलहाल के लिए सिर्फ ये आप ध्यान रखें बात। अब एक्सपेक्टेड डेथ रेट कैसे निकालनी है, ये देखें जरा जी। एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड ये स्मॉल d यानी कि डेथ जो नॉर्मल में हुई है और उसी उसी रो में जो डेथ उनकी पॉपुलेशन है नॉर्मल की, मल्टीप्लाइड बाय आपकी जो स्टैंडर्ड की पॉपुलेशन है। परेशान नहीं हो, सिर्फ मैं एक दफ़ा आपको सिर्फ फार्मूला भी उसके जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ, अभी कराता हूँ। ये डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। मतलब इसका फार्मूला अगर हम याद करें, SDR डायरेक्ट मेथड का, तो हमने कहा जी एक्सपेक्टेड जो डेथ्स हैं इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय टोटल पॉपुलेशन जो स्टैंडर्ड है, और आप इधर, तो अब ये जो चीज़ है इसका फार्मूला, इसे कैसे कैलकुलेट करना है। ये समीशन का मतलब होता है कि हम, क्योंकि आपने देखा ना कॉलम और रो में टेबल आया होता है तो सारों को आप सम कर देते हो, तो वो बस इसकी समीशन में लगाते हो तो फार्मूले में लगाएंगे कि आपने एक्सपेक्टेड डेथ, किसी एक्सपेक्टेड डेथ कैसे निकालनी होती है। जो साथ नॉर्मल पॉपुलेशन आई होती है उसकी जो डेथ है DI, उसी की जो पॉपुलेशन है उस रो में मल्टीप्लाइड बाय उसी रो में जो स्टैंडर्ड की पॉपुलेशन, ये आप करते जाएं हर रो में, और एंड पे आप जब उसका सम कर दो तो ये ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। ये आप वैसे ही स्टैंडर्ड वाले को अगर सम कर दो तो ये आ जाएगी। अब ये आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप ये भी, ये चीज़ अगर आ गई है तो आपको सवाल आपका समझो सॉल्व हो गया है। देखें जरा, ये भी सिर्फ अभी जो मैंने पीछे फार्मूला लगाया है उसको सिर्फ बताने के लिए। इस तरह का आप टेबल आया होगा एक, तो कहेगा जी स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट निकालने, लेट्स सपोज उसमें कुछ नहीं कहा है, डायरेक्ट से करो या इनडायरेक्ट से करो। हम जी डायरेक्ट से करने लगे हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट A मिल गया है, डिस्ट्रिक्ट B मिल गया है। अब वो देखें, वो खुद आपको कह रहा है कंसीडरिंग डिस्ट्रिक्ट A एज अ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ये खुद आपको बताएगा वो किस डिस्ट्रिक्ट को आप स्टैंडर्ड कंसीडर करें और किसको आप नॉर्मल कंसीडर करें।
अब डिस्ट्रिक्ट ए कह रहा है वो स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट है होगा। अब हमने निकालना है एसडीआर। एसडीआर हमें निकालना है डायरेक्ट मेथड से। उसका फार्मूला हमने ये देख लिया है, ये वाला डी आई पी आई और पी आई। डी स्मॉल पी और कैपिटल पी क्या है ये जरा देखिएगा। अगर ये हमारी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट ए और डिस्ट्रिक्ट बी हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है, तो स्मॉल डी ये है, स्मॉल पी ये है और कैपिटल पी ये है। मैंने आपको यही कहा, जो कैपिटल पी और कैपिटल डी है वो आप रखा करेंगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो स्मॉल पी और स्मॉल डी है ये आप रखा करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि अगर ये इशू नहीं है, थोड़ा सा ये समझने में लोग कंफ्यूज होते हैं सर स्मॉल पी कैपिटल पी क्या है, तो फिर आगे आपका सवाल समझे कि हल हो गया। मुझे इसमें बता दें अगर किसी को इशू है। नो सर, क्लियर चले है सर। ठीक है, अब देखें जरा। सर ये जो क्वेश्चन हम अभी हम कर रहे हैं, इसको बस हम इसके फॉर्मूले के हिसाब से याद रखें या इसकी भी थ्योरी वगैरह नहीं सिर्फ मतलब? फार्मूला, सिर्फ फार्मूला। मैं आपको बता एक चीज समझानी है, उसमें आपको मैं बताता हूँ। वो जरा मुझे थोड़ा सा, मैं सिर्फ आपको फार्मूला एक दफा इजी करा लूँ। अब देखें, पहली रो जो थी ना, पहली रो 0 to 14 वाले में, अब आपके पास अगर बुक खुली होती है आप देख लेते हो, उधर देखिए स्मॉल डी 1 है, मैंने पीछे दिखाया है, स्मॉल पी 400 है और कैपिटल पी 500 था। सिंपल ये हमने एक्सपेक्ट पहला, यानी जो फार्मूले में ये जो चीज थी ये वाली, यानी कि ये जो अभी उसने किया ना, जो ये पहला उसने 1 था, नीचे 400 था और ये कैपिटल पी 500 था। ये जो चीज निकलेगी ना, ये निकलेगी एक्सपेक्टेड, और नीचे फिर ये वाली। अभी ये पूरी एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करवानी है, सिर्फ फार्मूला आपको दिखा रहा था कि ये फार्मूला ऐसे इस्तेमाल होता है। ये डायरेक्ट मेथड है। अब देखें, सारों को उसने लिया, ये इंडिविजुअली हर रो का निकाला, ये निकल आया, फिर ये 57 आया एक्सपेक्टेड डेथ फार्मूले के अकॉर्डिंग निकल देखें। यानी कि ये चीज पूरी हमने जब इंडिविजुअली सॉल्व की, 57 आ गया। अब लिखे था सोल्यूशन कैपिटल पी, तो ये देखें कैपिटल पी हम पीछे जब उसे सम करेंगे तो 6100 बनेगा। ये फार्मूले में रख के 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 9.3 आ गया। ये डायरेक्ट मेथड से निकालने का तरीका है। फार्मूले में कोई इशू है तो प्लीज पूछेंगे, तो फिर आगे हम चलते हैं। मैं आगे ये बताता हूँ ये है क्या, क्या ये कहीं आपको ये देखें डी आई एम और पी आई एम। ये है कि अगर पीछे आपने देखा था कि डाटा आपको जब हमने एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाला था तो उसमें मेल और फीमेल में डाटा दिया हुआ था। तो अगर मेल और फीमेल की अलग अलग पॉपुलेशन में डेथ आ जाए तो फिर आप ये ऐसे निकाल के पहले मेल का निकाल लोगे उसी फार्मूले से, फिर उसी फार्मूले से आप फीमेल का निकाल लोगे, तो जब आप फाइनल फार्मूले में आओगे तो सिंपल उन दोनों को सम कर दो और कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे पूरी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर पॉपुलेशन को डिवाइड करके देता मेल और फीमेल में तो आप आराम से ये कर लो। ठीक है जी, ये ऐसा डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, ये एक दफ़ा देखें इनडायरेक्ट मेथड, फिर जो है ना जी हम इसका पूरा कंप्लीट सवाल करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में सिर्फ अगर आपको लिखना भी है तो आप सिंपल उसका फार्मूला लिखेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला ये है बस। सीडीआर आपको पता है क्या होती है, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट आपको निकालना ऑलरेडी सारों को आता है, नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि इस फार्मूले का फार्मूला है क्या, observed death in the given population। जिसमें नॉर्मल पॉपुलेशन कह रहे हो ना, आप उसे गिवन पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। गिवन और स्टैंडर्ड दो, आप पहले बुक के मुताबिक चल जाते हैं, एक बुक में नॉर्मल और स्टैंडर्ड भी था, तो आप उसे गिवन पॉपुलेशन। ऑब्जर्व डेथ इन गिवन पॉपुलेशन, ऑब्जर्व मतलब जो ऑलरेडी उस पॉपुलेशन की हुई है, और एक्सपेक्टेड आपको पता है हम दो पॉपुलेशन को आपस में मिला के ले रहे होते हैं। फार्मूला देखें जरा, ऑब्जर्व डेथ इन द गिवन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डेथ इन द गिवन पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय सीडीआर ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। फार्मूला सिर्फ देखें तो फिर आगे इसी फार्मूले को आप सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी कि अगर हमें इनडायरेक्ट मेथड का निकालना हो, एस डी आर आई डी है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो हमें पता है दो पॉपुलेशन है हमारे पास, एक नॉर्मल गिवन है और एक स्टैंडर्ड है। पिछले फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। वो हमने क्या किया कि एक्सपेक्टेड, जो डायरेक्ट मेथड था, एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन ओवर टोटल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। इनडायरेक्ट में वो क्या कह रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है ऑब्जर्व डेथ इन गिवन पॉपुलेशन, और नीचे expected death in given population multiplied with CDR of standard population। ये फार्मूला है इसका। अब देखें, अगर मैं यही जो बात कह रहा था कि ये थोड़ा सा ना फार्मूला थोड़ा सा आप देखो ऊपर,
तो ये आसान फार्मूला कंपैरेटिव कि इसमें सिंपल एक्सपेक्टेड निकाली और टोटल निकाला। अब इसमें पहले सीडीआर भी निकालना है स्टैंडर्ड का, और फिर आपने चले ऑब्जर्व डेप्थ तो ऑलरेडी हम सम कर लेंगे, तो एक्सपेक्टेड डेप्थ निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा उससे लेंथी फार्मूला, मुश्किल नहीं है, लेंथी है। ठीक है, अब देखें ये उसका पूरा फार्मूला है, आपको इसका भी समझ आ गया है। ऐसे ही वापस एम और एफ से घबराना नहीं है, वही अगर डाटा उस तरीके से दिया हो, बाकी फार्मूला ऐसा है। अब मैं आपको एक पूरा सवाल सॉल्व करवाता हूँ जिसमें ये दोनों मेथड लगेंगे, डायरेक्ट मेथड भी और इनडायरेक्ट मेथड भी। यहाँ एक और काम भी किया जा सकता है। हम थोड़ा सा, मुझे लगता है वो आपको वैसे ही समझ आ जाना है। मैं आपको ना एक चीज़ भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, वो आप प्लीज एक दफा से देख लो, मैं इधर शो भी कराता हूँ। सर ऐसा तो कभी नहीं कह सकते कि दोनों, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है तो वो कहें कि दोनों मेथड्स अप्लाई करें। नहीं, अभी तक ना मैडम ये सवाल आया ही नहीं है, ये सवाल अभी तक उन्होंने पेपर में दिया ही नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था क्योंकि जो अभी हम एंड पे करेंगे ना, जो चीज़ आ रही होती है, तो उसके बाद मुझे यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ना जरूर एक दफा सवाल पूरा करा देता हूँ ताकि अगर आ जाए, क्योंकि मैं अक्सर क्या करता हूँ कि बुरे टाइम का पता नहीं चलता कब आता है वो। तो ऐसा ना हो कि हम जो हमने चीज़ें करनी है ना, वो हमने बड़ी ईमानदारी से करनी है, ताकि जो हम चीज़ें छोड़ रहे हैं उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। बस मैं आपसे एक फाइल मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी है, मैं सिर्फ स्क्रीन पे अभी वो शेयर करनी है आपके साथ। चलें जी, ये खैर स्क्रीन पे भी आ रही है, मैंने आपको एंड पे भेज दी थी, लेकिन चलिए अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। जी ठीक है जी, स्क्रीन आपसे अभी आपके सामने वो ये आ चुका होगा, स्टैंडर्ड वेबसाइट्स। ये मैंने खुद सॉल्व किया अपने हाथ से, ये मैंने आपको इधर अभी बोर्ड पे ही कराना था, लेकिन अगर देख सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ आ गई ठीक है, तो मैं बोर्ड पे कराऊंगा आपको, लेकिन देख लें इससे हमारा थोड़ा सा क्योंकि टाइम बच सकता है। ये वह चैप्टर ऐसा है, ये लेक्चर ऐसा है जिसमें सिर्फ बुक का थोड़ा सा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये है ही इसी तरह की चीज़ें हैं। तो जरा मैं आपसे ओरिजिनल सोर्स से करा लूँगा, आपको तसल्ली होगी, इन यही चीज़ें आपको पेपर में आनी है और कहीं से नहीं आनी। फिलहाल मैंने ये क्या लिखा है, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला सिंपल, ये देखते हैं वही हम पीछे करके हैं, एस्टिमेशन डी है, पी है, मल्टीपल पी है, ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है, गिवन पॉपुलेशन है। यही जैसे मैंने किया, नॉर्मल पॉपुलेशन भी आता है, नॉर्मल पॉपुलेशन गिवन पॉपुलेशन एक ही बात है। ठीक है जी। अब इनडायरेक्ट मेथड का, ऑब्जर्व डेथ इन द गिवन पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेड डेथ इन द गिवन पॉपुलेशन मल्टीपल सीडीआर। अब हम आते हैं अपने सवाल, फार्मूले आपको मेरे ख्याल से आपको याद हो चुके हैं। अब वो कह रहा है जिस पेपर में सवाल आएगा आपको ऐसे अगर आता है तो, कि फाइंड करें क्रूड एंड स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको डिस्ट्रिक्ट ए दिया हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट बी दिया हुआ है, उसने खुद आपको बता दिया कि इस सवाल में डिस्ट्रिक्ट बी आपका स्टैंडर्ड है, तो डिस्ट्रिक्ट ए आपका क्या हो गया, गिवन हो गया। उसी तरीके से एज ब्रैकेट्स दे दी गई हैं, पहली रो 0 to 9, उसमें पॉपुलेशन दी हुई है, डेथ दी हुई है गिवन की, पॉपुलेशन और डेथ दी हुई है आपको स्टैंडर्ड की। मिस जवेरिया, आप मुझे ये बताएंगे कि अगर हमने इसका क्रूड डेथ रेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इस सवाल का। सर सबसे पहले वो जो ऊपर हमने एक फॉर्मूला दिया था कि हमारे पास जो है जो नॉर्मल पॉपुलेशन होगी, जिसमें हम डी जो है वो हमारा डी अच्छा, मैं थोड़ा सा डिवाइडेड बाय सवाल पी सिंपल आई। करता हूँ आपके लिए, कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है डी बी है, इसका अगर मैंने क्रूड डेथ रेट निकालना तो कैसे निकालूंगा। सर उसको फॉर्मूला दिया हुआ है पीछे, आपने अभी ठीक हमें है, मैं फॉर्मूला दिखाया था। वो फार्मूला आपको याद अभी तक इसका मतलब नहीं हुआ, मुझे ये शायद आपको याद हो गया। सर मुझे ये वाले फॉर्मूले, इसके जो डायरेक्ट मेथड है सबसे इजी लगा और इसका फॉर्मूला मुझे याद हो गया। नहीं, ये अच्छा, आप ना कंफ्यूज करना शुरू हो गए डायरेक्ट क्रूड को एसडीआर से। क्रूड मैंने बताया था, फैजान ने मुझे आंसर कर दिया मैसेज में, बिल्कुल ऐसे ही है कि क्रूड डेथ रेट होती है टोटल डेथ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट्स ऑल, बस कुछ भी नहीं होता। और अगर आप उसने सवाल आपसे खुद पूछ लिया कि क्रूड फाइंड करें क्रूड डेथ रेट, तो क्रूड क्या हुआ,
अगर डिस्ट्रिक्ट बी का वो पूछ रहा है क्रूड डेथ रेट, तो जितनी इसकी डेथ है ये सारी सम करनी है हमने 29035 डिवाइडेड बाय उसकी पॉपुलेशन, तो ये उसका क्रूड डेथ रेट आ गया। सिंपल ये बात थी। ये देखें क्रूड डेथ रेट क्या होता है, डेथ और पॉपुलेशन, डेथ कितनी हुई है, अगर बेसिकली ये फिलहाल इसका निकालना है ना, वो किधर गया है वो, ये डेथ ए का, ये 2967 इसकी डिस्ट्रिक्ट ए की पॉपुलेशन, डेथ और डिवाइडेड बाय इसकी पॉपुलेशन, ये इसका क्रूड डेथ रेट है। और ये देखें जरा इधर एक और भी डिस्ट्रिक्ट बी का निकालना हो तो कैसे है, ये इसकी टोटल डेथ है, ये इसकी टोटल पॉपुलेशन है। ये क्रूड निकालने का तरीका है, ये स्टैंडर्ड के लिए बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसने सवाल में पहले क्रूड पूछा था। अगर किसी को क्रूड तक निकालने के वो जरूर पूछा है, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि मैडम अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है क्रूड और स्टैंडर्डाइज डेथ रेट में। नो सर, अभी क्लियर हो गया क्योंकि क्रूड निकालनी है जिसमें कोई कुछ भी स्टैंडर्ड नहीं होता। आप नॉर्मली जितनी टोटल आपके पास डेथ रेट आ रही होती है उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्रूड आ जाती है। और फिर स्टैंडर्ड में हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं और फिर उसमें एक डिफरेंट दो ये वाला हाँ, फॉर्मूला। एक दो दिनों में मुझे आप काफी सारों के आपके नाम आज मैंने मिस जवेरिया तो सही से ये नहीं पूछा कि ये मुझसे सवाल कर रही थी इसलिए पूछा, मुझे इनका नाम याद हो गया, खजान का नाम याद हो गया, तो इंशाल्लाह मुझे सारों के नाम याद हो जाएंगे एक दो लेक्चर में मजीद, तो फिर मैं सारों को इस तरह ही पूछ लिया करूंगा। इसलिए मैडम आपने इससे ये नहीं होना कि शायद मैं पूछ ली थी इसलिए मुझे सर ने डायरेक्ट सवाल पूछ लिया, ठीक है। तो नो सर। हाँ, तो हो जाता है ना, क्योंकि ठीक है जी। दूसरा इसमें देखें कि अगर अभी फैज़ान माइक नहीं यूज़ कर रहे थे, मैडम आप मुझे बताएंगे, अगर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ तो मुझे पता चल जाए कि आप तक चीज़ें कितनी को आप लोगों में इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं, कि अगर हमने एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकालना होता है 0 to 9 का, तो कैसे निकालना था डिस्ट्रिक्ट ए का। जी मैडम जवेरिया, अगर हमने एज स्पेसिफिक यस डेथ सर। रेट निकालना हो 0 to 9 वाली डेथ एज का, तो कैसे निकालेंगे। सर इसमें हमारे पास वो चीज़ें थोड़ी स्पेसिफिक हो गई हैं सर, वो जी 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 फॉर्मूला जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब वो चीज़ें स्पेसिफिक हो गई तो आपने बताया था कि फिर आपने कुछ एक चीज़ को ना आपने स्टैंडर्डाइज्ड कर लेना है और नहीं नहीं फिर नहीं उसकी मदद से। मैडम सुने, आप यस। आप पीछे से वो उस तरह चीजें फॉलो नहीं कर रही है। देखें एज स्पेसिफिक डेथ रेट, एज स्पेसिफिक मतलब वो वाली एज स्पेसिफिक कर दी गई है इस लाइन की 0 to 9, यानी कि जो 0 से लेकर 9 साल तक के जो बंदे हैं, ठीक है। हाँ, तो वो क्या होगा, सिर्फ यस हम सर, उसी की डेथ गॉट इट। रेट और उसी की उसी की पॉपुलेशन डेथ रेट। यस सर, उसी की डेथ रेट को डिवाइड कर देंगे उसी की टोटल पॉपुलेशन से, चले उस गुड हो गया। स्पेसिफिक एज वाले बंदे को। असल चीज की तरफ आ जाए जी, अब हम निकालने लगे हैं SDR स्टैंडर्डाइज। अच्छा, अब वो देखें इसका फार्मूला अगर डायरेक्ट से निकालना तो आप लोगों को पता है, समीशन DI स्मॉल DI PI मल्टीप्लाई PI ओवर समीशन P। अब देखें जरा जी, अब ये टेबल था, सिर्फ मैं एक एंट्री आपको, दो एंट्रियां कराता हूँ, फिर आपको अगली खुद ही समझ आ जाएंगी। जरा ये देखें जरा, 728 ओवर 2021 0 और मल्टीप्लाई 231, ये क्या है, ये स्मॉल डी है, ये स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी है। आई किधर से अभी देख सकते हैं, ये देखें स्मॉल डी फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय स्मॉल पी और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड के कैपिटल पी से। ये आप करते जाएंगे हर रो के साथ, हर रो के साथ आप ये करते जाओगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। अब देखें अगली का, देखें अगली में क्या होना चाहिए, फैजान 213 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस होना चाहिए। नीचे मेरे ख्याल में यही होगा, ये देखें 213 स्मॉल डी स्मॉल पी मल्टीप्लाई कैपिटल पी। ये आप लोग सारी रोज का ऐसे ही निकालोगे, मैंने सारा निकाल दिया। अब एंड पे आप क्या करोगे, सिंपल उसको सम कर लोगे, सम फार्मूले में पुट कर दोगे, नीचे कैपिटल पी मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपका 27.89 ये स्टैंडर्डाइज डेथ रेट निकल आया है डायरेक्ट मेथड से। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है, ये मैं थोड़ा सा इसे कर देता हूँ तो मुझे बता दें। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर मेरा। जी जी मेरे भाई जरूर। सर इसमें थोड़ा सा मुझे अभी तक कंफ्यूजन है कि कहीं पे हम 100 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, कहीं पे 1000, तो ये इसकी मुझे कॉन्सेप्ट इसका सही क्लियर नहीं हुआ। जी जी मैं करा देता हूँ। आप जितने भी आप इधर जो मैंने आपको सिर्फ इतना कहा था कि एक जगह, दो जगह पे उसने 100 यूज किया, बाकी हर जगह पे 1000 है। आंखें बंद करके आप 1000 लगाएंगे पहली बार, इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। आपका नाम सर क्या है? ऐसा ना। अच्छा एहसन, एहसन भाई, इस पे फर्क नहीं पड़ रहा होगा। आप किसी भी चीज को, अब हम जो सेक्स रेशो है उसमें आपने सिर्फ दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैंने 100 लिखा हुआ है, यानी कि बुक वाले 100 यूज किया होता। उसमें वजह ये थी कि आप उधर 1000 लगा देंगे ना, तो 1000 आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप 1000 में से आप मेल और फीमेल देख रहे होंगे।
अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप 100 में से देख रहे हो, उससे कोई उस तरह की कोई उसके पीछे कोई उस तरह की लॉजिक नहीं है, सिर्फ उसने बताना वो यही चाह रहा था, आगे इसी बुक में वो आगे से 1000 से मल्टीप्लाई कराएगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आप हर जगह पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया करें, सिर्फ आप नीचे लिख देंगे जी कि 1000 में से ये पॉपुलेशन या मैं ये फार्मूला ये मेरा, क्योंकि जो फार्मूला लिखने एग्जामिनर को पता चल जाएगा कैसन साहब ने ये जो सेक्स रेशो है ये 1000 में से देख रहे हैं, नहीं कि 100 में से नहीं देख रहे हैं बस। और इधर जितने ठीक है जनी दूसरा ऐसे जितने भी जी सवाल इधर आ रहे हैं वो हर जगह पे 1000 ही होगा, कहीं 100 नहीं आपको नजर आएगा किसी भी जगह पे। और रेट्स में तो है ही कहीं नहीं, रेट में हर जगह पे 1000 ही है, रेशो में दो रेशो पे वो करता है। ठीक है, यानी जनरल हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1000 पॉपुलेशन है, उसमें से हम मेल और फीमेल या जो भी है वो हम एज्यूम कर रहे हैं। जी बस यही, बस ये इतनी चीज़ है और कुछ भी नहीं है। आप ना वैसे एहतियातन 1000 ही लिख लिया करें, सेक्स रेशो में भी 1000 कर देंगे, मैं गारंटी देता हूँ कुछ भी आपको नहीं जाएगा, क्योंकि आगे वो खुद भी करा रहा होता है। ठीक है, ये हो गया जी। ठीक है सर जी मैडम। सर ये जो अभी आपने किया ना कैलकुलेशन, तो इसे अगर टेबल में ही कर दें ऊपर जाकर तो तब भी ठीक होगी ना? इधर जी सर, टेबल में सामने एक और रो बना। अच्छा हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मिस मदीहा, आपका भी नाम मुझे याद हो गया। तो आप क्या करेंगे, आपने फाइनल जो आंसर देने ना वो टेबल में देने हैं, आपने उसे ये सारी वैल्यूज निकालने की ज़ाहिर आप, क्योंकि मैं पीएमएस में अभी मैं खुद हैरत हुई थी, अभी पीएमएस स्टैट्स का पेपर था तो उसमें एग्जामिनर ने लिखा हुआ था कि आपने जितनी स्पोर्टिंग कैलकुलेशन है ना वो सारी मुझे नजर आनी चाहिए, एग्जामिनर कह रहा था। हालांकि सीएसएस में ऐसा नहीं लिखता, वो एफपीएससी वाले नहीं लिखते हैं, तो बाकी किसी पेपर में नहीं था, लेकिन पीएमएस के स्टैट्स पेपर में लिखा हुआ था कि मुझे आपकी जो स्पोर्टिंग कैलकुलेशन है वो आपने शो करानी है। तो आप नीचे फार्मूला लिख के तो आप ये अलग से ये निकालेंगे जरूर और वापस आप इधर पुट कर दीजिएगा, बस इसी आगे आप इधर एक और कॉलम बनाइएगा, उसमें ये सारी वैल्यू लिख दीजिएगा, फिर एंड प्रोसेस उधर लिख दीजिएगा एक्सपेक्टेड डेथ इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इधर ऊपर, और नीचे फिर सारी इनके आगे की वैल्यू लिख दीजिएगा, एंड प्रोसेस सम कर दीजिएगा। ठीक है जी, ये आपका ठीक है सबमिशन सर। पी था कैपिटल। जी मैडम। सर ये जो आप आई का वर्ड यूज करते हैं तो वो एक्सपेक्टेड के लिए यूज करते हैं? आई का वर्ड सर ये पॉपुलेशन के नीचे भी आई का वर्ड यूज नहीं, करते वो हैं ये डेथ था, के वो आई नीचे। आई बेसिकली ना स्पेसिफिक एज के लिए है, मतलब ये पहले आई का मतलब है ये उसे आप 1 कह लो, D1 मतलब ये पहली रो, D2 दूसरी, D3 तीसरी, D ये आई उस चक्कर में डालना होता है। इंडेक्स होता है। हाँ वो बस ठीक है। अच्छा जी, ये वापस आ जाए इनडायरेक्ट मेथड की तरफ, ये थोड़ा सा अच्छा ये फार्मूला आप देखें जी, इनडायरेक्ट मेथड का, इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला अगर किसी को याद हो चुका, मैडम जवेरिया को हो चुका होना है मेरे ख्याल में, कि उधर लिखा हुआ था observe death ये सर observe death in given population divided by ये सर expected death in given population multiplied with CDR of standard population। अगर किसी बच्चे को ये चीज समझ आ गई है तो समझे उसका टॉपिक भी क्लियर हो गया कि पहले इधर स्मॉल डी ओवर कैपिटल स्मॉल पी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल पी था, अभी ये इधर रिवर्ट कैसे हो गया, अभी तो अब कैपिटल डी कैपिटल पी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल स्मॉल पी आ गया, तो बताना चाहेगा ये ऐसा क्यों हुआ इधर? सर इधर क्योंकि हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सीरियल क्रूड डेथ रेट ऑफ स्टैंडर्ड पी पी समझ उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें एंड जो भी आपके पास आ अच्छा रहा है इस पे देखें स्पेसिफिक ना, ये नंबर। थोड़ा सा ये गौर करना है इधर आपने, कि वो फार्मूला था एक्सपेक्टेड डेथ निकालें इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, इधर फार्मूला ये जो इनडायरेक्ट है एक्सपेक्टेड डेथ निकालें इन गिवन पॉपुलेशन, जो जिस पॉपुलेशन में आप डेथ निकाल रहे होंगे मल्टीप्लाई आप उस पॉपुलेशन से कर रहे होंगे, ये देखें अब, इसलिए हमने अब हम गिवन पॉपुलेशन है स्मॉल पी, इसलिए मल्टीप्लाई हम उस गिवन पॉपुलेशन वाली पॉपुलेशन से कर रहे हैं स्मॉल पी से, अभी आपको क्लियर हो जाता है, ये इनडायरेक्ट मेथड। अब देखें जरा कि ये हमें सबमिशन डी आई तो फौरन पता चल जाएगा कैसे, फार्मूले में ना ऑब्जर्व डेथ ये है, ये वाली जितनी डेथ हुई हुई है सीधी उन सारों को सम कर लो तो आपकी ऑब्जर्व डेथ आ जाती है इन गिवन पॉपुलेशन। फार्मूले में है ऑब्जर्व डेथ बताएं गिवन पॉपुलेशन, ये 2967। अब हमने एक्सपेक्टेड डेथ इन गिवन पॉपुलेशन में निकालनी है, वो कैसे निकालनी है वो लिखने वाला फार्मूला जो हम करने लगे थे वाला। अब देखें कैपिटल डी, ये इनडायरेक्ट मेथड है, एक डायरेक्ट बिल्कुल अब इनडायरेक्ट को लेके आपको आ रहा है, आंसर दोनों को सही निकलना है, कैपिटल डी ओवर कैपिटल पी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल पी,
ये आपका डाटा आ रहा है, स्टैंडर्ड का यूज हो रहा है, इधर आपका गिवन पॉपुलेशन का यूज हो रहा है। वैसे ही आप सारी एंट्रीज को निकालेंगे, उसे सम कर देंगे। CDR आप कैसे निकालोगे? सिंपल, ऑफ स्टैंडर्ड का ये निकला हुआ है, हम निकाल के आए हैं। ये टोटल डेथ ओवर टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000, ये आपका वो आ गया नीचे। ये CDR जो ऊपर निकाला है, ऑब्जर्व डेथ इन गिवन पॉपुलेशन और एक्सपेक्टेड डेथ इन गिवन पॉपुलेशन, जो हमने ये सारी एंट्री निकाली है, ये है। अब मुझे ये बताएं, अगर आप कहते हो कि मैं पूरा सवाल वापस सॉल्व करवा देता हूँ आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे, अगर समझ आ गई है तो हम आगे मूव कर देते हैं। ये आप लोगों की मर्जी है, मैं डंडी नहीं मारने वाला, मैं दोनों केसेस के लिए रेडी हूँ। ये सर समझ आ गई है, बस वो यही अब फॉर्मूले की प्रैक्टिस हाँ, करेंगे 3-4 ये आप दफा जब तो। इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा कभी भी हो सकता है कि आप लोग अभी इधर बैठे बैठे आपके लिए हो गए सर, डेफिनेटली आप एक दो सवाल प्रैक्टिस करेंगे। मैं लेक्चर के एंड पे आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा सवाल प्रैक्टिस करना है, वो आपने कर लेना है, और एक असाइनमेंट दूंगा वो आपने कर लेनी है, और आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और मैं बताऊंगा कि कौन सा सवाल है, और ये इंशाल्लाह जो मैंने 8 सवाल बताने हैं आपको, उन 8 सवालों से बाहर अगर पेपर में सवाल आ गया, अल्लाह ताला करम करे वह संसारों पे, सवाल भी पैदा होता है कि उनमें से बाहर, क्योंकि अभी तक आया नहीं है 6 सालों से। सर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज चेंज होंगी, जी फॉर्मूले वैल्यू, या अच्छा मेथड तो मैडम, यही होगा ना। मजे की बात ये है वो वैल्यूज भी इसी इसी में से ले रहा होता है, वो या इसी की एग्जांपल ले रहा होता है या इसी वेबसाइट में से सवाल ले रहा होता है, वो इतना भी बॉदर नहीं करता कि मैं कहीं और से चीज ले रहा ये सर। हूं। मतलब इसमें काफी एक सहूलत है ये वाली। अच्छा जी, इसमें अगर किसी बच्चे को अभी तक आप कोई है, प्लीज अगर कोई भी एक भी हो तो मैं फिर भी उसे वो समझा के आगे जाऊंगा, अगर कोई है तो प्लीज तो सामने आए, तो हम उसको एक दफा दोबारा कर लेते हैं। फार्मूले सिर्फ आने चाहिए, और स्टैट्स में है ही सिर्फ ये है, कोई साइंस नहीं है, सिर्फ फार्मूला आना चाहिए और उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, बस और कुछ नहीं है। फार्मूला बस ठीक से याद करना है। अब अभी तक इस ये जो टॉपिक है इसमें 2 फार्मूले आपको आने चाहिए थे, एक क्रूड का और एक स्टैंडर्डाइज का। क्रूड का आपने पहले ही वैसे देख लिया, टोटल डेथ टोटल पॉपुलेशन। स्टैंडर्डाइज के 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, सिर्फ उनके फार्मूले लिखने हैं, और जब आप फार्मूले लिख लेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। जी, आपको कैलकुलेटर आपका बिल्कुल, अगर वो आपको साथ लेके जाने देंगे, सिर्फ वो एक वो कह रहे होते हैं जी, वो जो एक कैलकुलेटर होता है जिसमें चीजें पता नहीं, वो आप नेट से भी कनेक्ट होता है, तो उसका मुझे नाम नहीं, वो लिखा होता है वो नहीं। लेकिन आपको जो कैलकुलेटर है कैसियो का, जो हम यूज करते रहे अपनी डिग्री में, वो आप बिल्कुल कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। GSA के पेपर में इजाजत नहीं होती है, जो जनरल साइंस एंड एबिलिटीज में आपने मैथ सॉल्व करना था, वो क्योंकि सिंपल मैथ आया तो उसमें कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते हो आप। लेकिन जो आपका अप्लाइड मैथ और स्टैट्स का पेपर होगा, अकाउंटिंग का पेपर होगा, उसमें आप अपना ये कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप कैलकुलेटर वो लेके जाएं जो आप इस्तेमाल करते रहें, अगर लोगों के पास है तो। जी जी, वही कैसी वाला, क्योंकि हमारे एक दोस्त थे, वो कैलकुलेटर ले गए थे पेपर वाले दिन किसी और का, तो उसका ना क्योंकि हमें पता होता है हमारा जीरो पे कितना जोर लगना है या हमारे इक्वल साइन पे कितना लगना है, तो उसका जीरो जो है ना, वो बड़े जोर से प्रेस करने से आता था, तो वो जब सवाल पेपर शेपर कर रहे थे, वो उनके आंसर हमारे मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि वजह समझ नहीं क्या, तो जब उन्होंने कहा, फिर जब हमें पता चल गया कि ये कहीं जीरो मिस करते रहे पेपर में, तो इस तरह का भी डिजास्टर हो जाता है। इसलिए कैलकुलेटर अपना अच्छा एतमाद वाला कैलकुलेटर लेके जाए। ठीक है जी, वापस आते हैं अपना। अभी तक जितनी चीजें हमने कर ली है, न्यूमेरिकल कभी कोई नहीं आया है इन चीजों में से, और ये मैं आपको ये आपसे इल्तजा भी है कि आप लोग ये पूरी रीड एक दफा जरूर देंगे इन्हें। अच्छा, दूसरा एक चीज फॉरन आप क्लियर, जितने फार्मूले हमने डेथ के किए ना, वो सेम फार्मूले बर्थ के हैं, सिर्फ और सिर्फ डी की जगह बी आ जाएगा। क्रू डेथ रेट था D/P, इधर B/P है, बर्थ कितनी हुई। ठीक है, और इसमें कोई नई चीज नहीं है। लिमिटेशन है ये आपने देखनी है, ये स्टिल बर्थ रेट का कोई नहीं आया, तो ये बी है स्टिल, और टोटल बर्थ है, ये देख लेना। अब असल चीज, अब थोड़ा सा आपने, ये सबसे आसान है लेकिन सबसे जरूरी यही है, इसी में से सवाल आता है, इसी में से अक्सर वो डेफिनेशन पूछ रहा होता है। ये 4 आपकी सिर्फ टीचर रह गई है, मेरे पास अभी टाइम भी है, 2 बजे हमें कोई लेक्चर वाइंड अप करना था अपना, तो ये अब आपने ध्यान से देख लिया। अच्छा जी, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट क्या होती है? आई बिलीव कि आपको फौरन पता चल गया क्या है, कि जो एज स्पेसिफिक डेथ रेट है वही एज स्पेसिफिक बर्थ रेट है। मतलब जिसे सिर्फ आप क्या करोगे कि जितनी जिधर डेथ डेथ लिख रहे हो उधर ही आप अपना वो लिख लोगे, बर्थ लिख लोगे, ये फार्मूला है। इसमें जो दूसरी चीज, डेथ का, बर्थ का लिंक सिर्फ फीमेल से है, पॉपुलेशन फीमेल की यूज करेंगे आप, टोटल पॉपुलेशन यूज नहीं करेंगे, ये गलती नहीं करनी। वैसे बड़ा अंडरस्टूड है कि बर्थ डेथ तो डेथ है ना, डेथ तो सारे मार रहे हैं, पॉपुलेशन पूरी का हिसाब हो रहा है, लेकिन जो बर्थ का लिंक है वो फीमेल से है, उसमें आप टोटल पॉपुलेशन नहीं लिखोगे, पेपर में वो खुद आपको बताएगा PIF, यानी कि वो आपको पॉपुलेशन फीमेल की देगा, बर्थ देगा, फीमेल की पॉपुलेशन देगा,
सिंपल आपने उसे सॉल्व कर देना। इसमें कोई इशू तो नहीं है? नो सर। चले, अच्छा जी, जिस तरीके से हमने स्टैंडर्डाइज डेथ रेट किया है वैसे ही स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट करना है। सिर्फ आपको समझ लग गई है कि डी की जगह पे बी आएगा और पॉपुलेशन जो है वो फीमेल की यूज होगी। पहला जो आपका चीज करने वाली आ गई जनरल फर्टिलिटी रेट। ये अक्सर पूछ लेता है कि जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। आपको पता है फर्टिलिटी मीन्स एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये आप ये इसे देखिएगा, आप लोगों सारों को ये वैसे पता चल देना। हम इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट और जनरल फर्टिलिटी रेट एक ही चीज है। आप उस सारे एज स्पेसिफिक को आप सम कर दो तो आपका जनरल फर्टिलिटी रेट है। टोटल बर्थ कितनी हुई है और टोटल फीमेल कितनी है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, आप इस फार्मूले में पुट कर दें तो आपका जनरल फर्टिलिटी रेट आ जाता है। ठीक है जी, आगे उसे कराया भी होगा सर जी। सर एक क्वेश्चन है सर, ये थोड़ा ऊपर करिएगा, ये जो सबसे पहले आपने एज स्पेसिफिक बर्थ रेट दिखाया जी सर, ये देखें यहाँ पे बी जो है वो स्मॉल है और नीचे अभी जब हमने एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये सॉरी, ये जो GFR हमने निकाला है, जी जी जनरल फर्टिलिटी रेट, इसमें हमने बी जो है वो कैपिटल लिया है, जी तो बी ये भी वही स्टैंडर्ड और नॉर्मल वाला नहीं सीन है। इसमें इसमें मैडम ये है कि जो कैपिटल बी का मतलब है टोटल पॉपुलेशन, टोटल बर्थ में जितनी भी हुई है किसी भी एज ग्रुप में। लेकिन ये जो है ना, ये उस एज स्पेसिफिक में बर्थ का बता रहा होगा कि इस एज में इतनी है, इस एज में बी है का मतलब सिर्फ वो ये सर गुड। उस रो में वो रो की बात हो रही है और कोई वाला नहीं है। आगे दिखाता हूँ मैं आपको, न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। अच्छा, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भी एक ही चीज है। फर्टिलिटी और बर्थ रेट कभी उसने लिखा भी होगा। ये देखें, एज द टर्म्स एज स्पेसिफिक बर्थ रेट एंड एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। ये एक ही चीज है, बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट। ये बी आई ओवर पी आई है। अच्छा जी, तो इसके बाद अभी अभी हमने पढ़ा है जनरल फर्टिलिटी रेट, और जनरल फर्टिलिटी रेट को सम कर दें आप। अच्छा, एक चीज मैं खैर वो न्यूमेरिकल में दिखाते हैं। ये सबसे पहले फार्मूला देखें, टोटल फर्टिलिटी रेट का फार्मूला क्या है। वही फार्मूला जो आप अभी ऊपर पढ़ के आए हो, ये वाला बी आई ओवर पी आई एफ मल्टीप्लाइड बाई 1000। उसने समीशन लेके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया है कि हम 5 उस एज में, जो एज स्पेसिफिक हम कह रहे होते हैं ना, 5 सालों की एज ले रहे होते हैं। मैं एक आपको इधर दिखाता हूँ टेबल को आगे। ये देखो 15 से 19 है ना, तो हम इस एक हम ये पहले जो निकाल रहे होते हैं ना वो पूरे इस पूरी का निकाल रहे होते हैं। तो हम सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करके वो ईयर में आ जाते हैं। सिर्फ अगर इधर 10 का डिफरेंस होता तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन पेपर में जो 5 ही आ रहे होते हैं, तो इसलिए आप इधर फार्मूले में वो 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं आपको। अगर जनरल फर्टिलिटी रेट क्या था, बी आई और पी आई एफ मल्टीप्लाई बाई 1000, अगर किसी का पूछ लेता है। अगर एज स्पेसिफिक, क्योंकि जाहिर है वो फिर आपको सारों और टोटल बर्थ कितनी है, टोटल पॉपुलेशन वो निकाल ले, आप फार्मूले में लगा देंगे। अगर वो एज स्पेसिफिक आ जाता है, हर एज की आप निकाल रहे हो, बी बर्थ भी और पॉपुलेशन फीमेल भी, और फिर आप एंड पे से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट आ जाएगा। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है? मैंने आपको बताया था ग्रॉस और नेट का फर्क, मैंने ऊपर आपको समझाने की कोशिश की थी, तो आप अभी आपको इधर मजीद समझ आ जाएगा। वो कह रहे थे कि वाइल ड्राइविंग द जनरल फर्टिलिटी रेट, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बॉर्न एंड द मोर्टेलिटी। जब हम ऊपर ये वाला ये जो चीज बता रहे हैं ना, ये टोटल फर्टिलिटी, इसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि पैदा होने वाला जो बेबी है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। हम सिंपल ये बता रहे थे कि बस बच्चा एक है। अगर हम अगर हम उसकी जेंडर को इनकॉर्पोरेट कर लें तो फिर जो फार्मूला बनेगा वो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट का बनेगा। अगर हम जेंडर के साथ साथ उसकी जो फर्टिलिटी मोर्टेलिटी है कि बच्चे बच कितने रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान में तो ये भी बड़ा, पता नहीं कुछ 600 से ऊपर 1 लाख से कितने बच्चे उसी दिन उनकी डेथ हो जाती है। तो मोर्टेलिटी रेट के बच्चे मर कितने रहे हैं, अगर हम उन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट कर लें तो नेट फर्टिलिटी रेट बनता है। परेशानी हो ना, अभी मैं नीचे दिखाने लगा। फार्मूला देखें जरा, BIF यानी कि फीमेल बेबीज, जो बेबी गर्ल्स है वो कितनी है, यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें गर्ल्स कितनी है। रिप्रोडक्शन का लिंक फिर आगे फीमेल से हो गया, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें भी जो फीमेल बेबीज हैं उनके साथ लिंक हो गया। फिर जो मेल बेबीज हैं वो निकल गए हैं। फार्मूले में जरा गौर से देखें, BIF ओवर PIF, पॉपुलेशन भी फीमेल की और जो बेबीज जिनकी बर्थ हो रही है वो भी फीमेल बेबीज, और साथ 5 से वो इससे लिंक है, और 7 इधर लिखा हुआ है तो 7 एंट्रीज है टोटल, सारों को सम करना होता है 1 से 7 एक टेबल में। जितनी इधर अगर आपको सिर्फ 5 एंट्रीज दी हो तो फार्मूले में इधर 5 लिखा होगा, लेकिन आप ये लिखिएगा, सिर्फ समीशन लिख दीजिएगा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है।
मतलब आप सिर्फ उसकी जेंडर को अगर इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपका जनरल रिप्रोडक्शन रेट हो जाएगा। अगर सिर्फ आप उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो आपका वो नेट रिप्रोडक्शन रेट आ जाएगा। सिंपल सेम फार्मूला, फीमेल बर्थ, फीमेल पॉपुलेशन, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ये अगर आप इसे इग्नोर करें फिलहाल तो 5 समीशन ये सिर्फ है इतना फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है जनरल रिप्रोडक्शन रेट का। अगर आप इसको साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा नेट रिप्रोडक्शन रेट। सिर्फ ये है। अभी आपको मैं सवाल पूरा कराता हूँ, ये आप सारी क्लैरिटी हो जाएगी। अब एक चीज याद रखनी है, जब आप नेट रिप्रोडक्शन रेट निकालते हैं ना पेपर में, तो अगर वो 1 आती है तो उसका क्या मतलब है, ग्रेटर देन 1 है उसका क्या मतलब है, लेस देन 1 है उसका क्या मतलब है, ये आपके सारी तरह से एक लाइन में लिख के देना है। अगर ग्रेटर, ये उस पैराग्राफ में लिखा हुआ कैसे लिखा है, अगर 1 आती है तो इट्स मीन की पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं हो रही है। अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है नेट NRR तो इसका मतलब है कि आपकी जो पोटेंशियल वो है मदर्स हैं वो इंक्रीज हो रही है। ज़ाहिर अगर जो बर्थ हो रही है वो फीमेल्स की हो रही है तो ज़ाहिर आपकी जो आगे इन फ्यूचर जो बर्थ होंगी वो ज़्यादा होंगी। तो इसलिए वो कह रहा था कि एंड 1 का मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर 1 आपका लेस देन 1 है तो इट्स मीन कि आपकी जो पोटेंशियल मदर्स हैं वो कम हो रही है, तो आपका मतलब आपकी पॉपुलेशन फ्यूचर में कम होगी। हमारे इस वक्त जापान में, यूरोपीय यूनियन में, अभी अमेरिका में भी शायद, अभी उनकी NRR कहीं 1 से 3 भी ऊपर नहीं है। इसलिए उन लोगों की जो है ना जी अभी उधर उनका ग्रोथ रेट या आप समझ लें कि फर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा उधर नहीं शो हो रहा, तो ये उधर इससे निकाल रहे होते हैं, NRR से निकाल रहे होते हैं। अब एक सवाल हम सर करते हैं। इसमें जी जी कंफ्यूजन है, ये जो जी 2 जी फॉर्मूला हैं, ये जो अभी आपने फीमेल आपने कहा है कि जब नेट ग्रॉस लेनी है तो इसमें टोटल आपने मतलब आप एज स्पेसिफिक या भी फॉर्मूला बताया है, जो बर्थ रेट है उसको डिवाइड कर दें टोटल फीमेल की पॉपुलेशन से। लेकिन जब आपने नेट बताई है तो आपने कहा है कि इसमें अगर हम जेंडर के साथ-साथ मोरालिटी को भी कंसीडर कर लें कि टोटल डेथ कितनी हो रही है, तो वो हमारी नेट स्पेसिफिक आ जाएगी। जी तो इसमें रिप्रोडक्शन आपने ये सर रिप्रोडक्शन, तो जी इसमें जी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ये अलग से कोई इसका फॉर्मूला होगा नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आपको सर्वाइवल ये आपको ना टेबल में वैल्यू दी जाएगी प्रोबेबिलिटी गिवन होगा? सर्वाइवल गिवन होगा। इसलिए मैं सवाल और करवाने लगा सर था। जी ठीक जी है सर, और ये जो सर 5 आपने ऊपर कांस्टेंट लिया जिसके साथ हमने एंड पे जी इनको ये मल्टीप्लाई कर देना है, तो सर आपने 5 को क्या बताया कि 5 जी किस जी मैं वजह से है? हाँ ये बताता हूँ, दे रखें। मैं ये कह रहा था कि ये बेसिकली हम ना इस पूरे के लिए निकाल रहे होते हैं ना फार्मूले में, तो हम एंड में 5 से इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ये 5 साल है ना, 15 से लेकर 19 तक 5 सालों की हमने एज जो है पॉपुलेशन इकट्ठी की होती है इसमें, तो 5 से मल्टीप्लाई करके उन सारों का हर साल का इफेक्ट हम ऐड कर दें बस। मैं आपको नहीं यस सर गॉट इट। समझ आ गई आपको? नहीं सर, आगे समझ सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर लेट सपोज उसने 5 का डिफरेंस लिया हुआ है, अगर वो 5 का डिफरेंस ना ले, ज्यादा का डिफरेंस ले ले, तो तो आप फिर? उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। हाँ ये डिफरेंस को आप देख, लेकिन अभी तक ये क्योंकि इसी से लेता है, ये 5 का डिफरेंस है, ये ना मुख्तलिफ बुक्स का हिसाब होता है। किसी बुक में हो सकता है उसने 10 का लिया हो, तो वो उधर फार्मूले में उस बुक में जब वो फार्मूला वो दे रहा होगा तो वो 10 से मल्टीप्लाई करा रहा होगा, तो इधर वो ले ही 5 करा है तो इसलिए वो 5 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, अब सवाल हम करते हैं। एहसन साहब चले गए, यानी तो उनका ना वो मैं उन्हें बता देना था कि अब इसमें इधर हालांकि वो सेक्स रेशो अब 1000 से मल्टीप्लाई कराएगा, खैर वो भी हम देखते हैं। नहीं सर प्रेजेंट हूँ। अच्छा अब है नेट ठीक हो गया था वापस आपका? सर है बस प्रॉब्लम, लेकिन क्लास बस ले रहा हूँ, थोड़ा नहीं सा ऐसे इशू है। आप उससे परेशान नहीं हो, आपको जब अब लिंक मिलेगा तो आप डाउनलोड कर लें तो फिर तो ज़ाहिर अनइंटरप्टेड आप उसे देख सकेंगे, कोई इशू नहीं होगा। आपको ठीक है समझ, सर। आपको सारी चीज़ों की समझ आई है वैसे जितनी अभी तक हमने की है? अगर कुछ हुआ तो हम, क्योंकि ये मेन सवाल है तो इससे पहले वो हम एड्रेस कर लेते हैं अगर कुछ हुआ है तो। जी सर अभी तक तो इजी और स्मूथ चल रहा बस ऐसे सब किसी काम अगर अभी तक समझ है तो आपका 20 मिनट पूरे हो गए हैं, अभी खत्म हो गया। बस ये फार्मूले बता दिए, फिर मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल करानी है और आपका मसला हल हो जाना। है। जी सर। बस मैं 1 मिनट में करा रहा हूँ। ठीक है जी, ये सवाल इस तरीके से आपको आएगा, टेबल दे देगा वो कहेगा जी कैलकुलेट करें एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स, ठीक है जी, टोटल फर्टिलिटी, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड नेट रिप्रोडक्शन रेट फॉर द फॉलोइंग
अज्यूम करें सेक्स रेशियो एट बर्थ टू बी 105.2%। ये सवाल आ जाएगा आपको। एक चीज अभी आपने बड़े ध्यान से ध्यान में रखी, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो बाकी सिर्फ फार्मूले लगाने हैं। ये हम इधर से भी देख लेते हैं। हमने मैं जरा बुक के साथ खोलूं। बस 10 सेकेंड, मैं थोड़ा सा ये फार्मूले आपको सीधे कराने हैं। अच्छा जी, पहला उसने आपसे कहा जी मुझे निकाल के दें एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा पीछे कि हमारी बर्थ कितनी है उस एज में, पी आई एफ कितनी है मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये आप एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट या एज स्पेसिफिक बर्थ रेट जो भी आएगा फार्मूला सेम। अब देखें, सिर्फ इधर आ जाए, अगर हमने वो निकालना तो हमें पता है कि बर्थ हमारे पास कितनी है 1223 है, पॉपुलेशन कितनी है 13,472 है। सिंपल फार्मूले में पुट करें तो आपके पास आंसर निकल आएगा। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हो रहे हैं, फार्मूला आपका ऐसे इस्तेमाल होगा। मैंने आपको लिख के दिखा दिया। बर्थ उस लाइन में, उस रो में, पॉपुलेशन फीमेल की। अभी ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बर्थ, टोटल बर्थ की बात हो रही है, क्योंकि इधर जी आर आर और एन आर आर पे थोड़ा सा मैंने आपको बताना है। बी आई और पी आई मल्टीप्लाई 1000, ये आपका पहला आंसर निकलेगा। इसी तरीके से आप इधर वो आ गया एंड पे पूरा टेबल दिखाता हूँ। इसका निकालना तो कैसे, इसको इस पे डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट या फर्टिलिटी रेट निकालने में किसी को कोई इशू है? फार्मूला आपके सामने है। उसके बाद से दूसरी चीज आपसे कही है कि मुझे टोटल फर्टिलिटी निकाल के दें। तो टोटल फर्टिलिटी कैसे निकलेगी, अभी देखें जरा। ये टेबल है, ऐसा ऐसा पूरा, ये पूरे सवाल का टेबल आपके सामने दिया गया। कैसे बनाना है ये भी अभी देखते हैं। सबसे पहले देखें कि उसने 3 चीजें आपको दी हुई थी पेपर में। ये कॉलम 1 दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था। ये देखें, कॉलम 1, 2 और 3। अभी इसको फिलहाल प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल को हम समझे दिया हुआ, लेकिन इधर ये एंड पे मैंने कॉलम 7 में लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ पहले 3 कॉलम देखें कि 3 कॉलम से हमने आगे सवाल कैसे लेके चलना है। पॉपुलेशन थी, रजिस्टर्ड बर्थ थी, एज से स्पेसिफिक उसने एज दी हुई थी हमें। उसने सबसे पहले हमें हमसे सवाल में क्या मांगा है, वो कह रहा है मुझे निकाल के दें एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। फार्मूला हमने उसका ये आपके सामने देख लिया है। सिंपल उस रो में जो बर्थ है, उस रो में जो फीमेल पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपके सामने ये चीज आ गई। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर 1000 वुमेन। 1000 में से इधर हम 100 भी लिख सकते थे, वो फिर ये 9 हो जाना था। तो ये 1000 वुमेन, तो ये किया क्या, इसको कॉलम 3 को कॉलम 2 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 1000 से, ये आ गया बेसिकली एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। अब इसी से ही निकालना है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये इस सारे को आप सम कर दो, ये देखो ये सम करके ये आ गया 822.38। 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर को, जो नंबर आ जाएगा वो टोटल फर्टिलिटी रेट हो जाएगा। एज, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एज स्पेसिफिक बर्थ रेट को सारे को सम कर दो और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वो आपका TFR आ जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट। पेपर में उसने आपसे 4 चीजें मांगी है, ए स्पेसिफिक, टोटल, GRR और NRR। पहली 2 हमने निकालना सीख लिया है। ए स्पेसिफिक कैसे निकालेंगे और उसी से ही टोटल फर्टिलिटी कैसे निकालेंगे। इस सारे को सम करके ए स्पेसिफिक को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इधर 5 साल इकट्ठे किए हुए हमने, तो उसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल फर्टिलिटी आ गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो पूछ ले, आगे असल बात आगे बताने वाली। ये क्लियर है सारों को जी? यस सर। चलें, गुड। अब देखें, एक चीज ये लिख के दिखानी पड़ेगी आपको, है बड़ी आसान लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज करती है।
ये GRR का फार्मूला जो है मैंने आपको लिखवाया है, ये समीशन है 5 है, इधर मैंने लिखा था BIF ओवर PIF। अब ये चीज जरा थोड़ी सी, BIF पेपर में मुझे सवाल में मुझे BIF दिया हुआ है, ये क्या है? ये बर्थ B है ये, या कोई जेंडर स्पेसिफिक बर्थ है? एनीवन प्लीज, सर सर क्या ये एज सिर्फ मुझे ग्रुप ये नहीं है? बताएं कि आपको, आप इस वैल्यू से या इस जो इंफॉर्मेशन गिवन है इससे आप GRR निकाल सकते हैं आप में से कोई? नो सर। ठीक है, और मैं आपसे, आपका नाम अभी जिन्होंने नो बोला? वलीद वलीद वलीद। इफ्तिखार। हाँ वलीद, मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं निकाल सकते? सर क्योंकि ये ओवरऑल बर्ड्स हैं, फीमेल की बर्ड्स नहीं है। वेरी गुड, और फार्मूले में हमें फीमेल की बर्थ चाहिए। किसी को इशू है? वलीद ने जो आपको बात बताई है वो आपको समझ आई है कि हमें ये टोटल बर्थ दी हुई है, लेकिन हमारे फार्मूले में उसने BIF लिखा हुआ है। हम BIF कहाँ से लेके आएंगे? वो हम यहाँ से लेके आएंगे, सेक्स रेशो से हम निकालेंगे। क्लैरिटी है यहाँ तक जी आपको? किसी को मसला? मैं अभी निकाल के देता हूँ आपको, यानी कि आप खुद देखें कि मुझे जनरल स्पेसिफिक उसके GRR के लिए मुझे फार्मूले में BIF चाहिए, वो इधर निकला हुआ है कॉलम नंबर 4 में। वो निकला कैसे है? वो पीछे कॉलम से निकलेगा, वो अभी अभी निकाल लेते हैं। ये जरा अब आप यहाँ से थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, तो आपका ये वाला मसला वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए ये अभी बेहतर हो जाना है। ठीक है जी, सिर्फ यही इशू आता है इसमें। इशू खैर नहीं है इसमें, थोड़ी सी नई चीज़ है जेन्युइन, लेकिन हमारे लिए नहीं है। अब देखें, हमने हर रो के लिए अब BIF निकालना है। अब आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सेक्स रेशो 105.2% है। ठीक है जी, अब पहली मेरे पास बर्थ है, पहली बर्थ मेरे पास आई हुई है 1223, फीमेल पॉपुलेशन है मेरे पास 13472। अब मुझे चाहिए है BIF, मैं कैसे निकालूंगा? ये आप ऐसे निकालेंगे, आप जो बर्थ दी हुई है उसे इधर रखेंगे, ये फार्मूला देख लें, मल्टीप्लाइड बाय इधर 100, नीचे फिर 100, जमा आप कर देंगे जो आपकी सेक्स रेशो आई है। आप ये करेंगे, मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ, अगर किसी के पास कैलकुलेटर है अपने पास पड़ा हुआ तो अभी करके कंफर्म कर सकता है कि ये ठीक आई है कि नहीं आई है। सर जो यहाँ पर ओरिजिनल सेक्स रेशो का फॉर्मूला था वो नहीं मतलब पुट नहीं वो करके तो तो हमने निकाल यूज करना है सकते? ना, वो सिर्फ, वो तो हम सिर्फ यूज, मैं आपको एक चीज दिखाता भी हूँ ये कि लेके देता कैसे है ये। तो जब मैंने सॉल्व किया ना जी अपने कैलकुलेटर से, तो मेरे पास आंसर आया है 596। आई होप आपके पास भी यही आंसर आएगा। सिर्फ एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। हमेशा ये जो पोर्शन है ना आपका, ये एक सवाल के लिए ये सेम रहेगा। अब एहसन साहब इधर अगर आप 1000 भी कर देना, ये अगर आप ये ऐसे कर दें और 105.2 कर दें और मल्टीप्लाइड बाई ये कर दें, तब भी यही आंसर आएगा, ये वाला 596। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे ले, लेकिन लेना सेम ही फिर होता है अगर जो आप फिर कर रहे हैं, ये कोई नहीं होता। अब आगे मैं दूसरी टर्म निकाल लेता हूँ। सर इसका एक्चुअल फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे। जी जी मैम, ये फार्मूला आपका, ये जो भी बर्थ दी होगी इसे ये कहने बर्थ मल्टीप्लाइड बाय 100, नीचे फिर 100, प्लस आपकी जो सेक्स रेशो जो भी दी होगी, ये आप करेंगे तो आपके पास BIF निकल आएगा। ये आपने ध्यान रखना। हमने ऐसा किया कि देखिए, जब मैंने 1000 से भी निकाला हुआ है, सिंपल 1000 प्लस मैंने उसे डिवाइड किया हुआ है। आप सिंपल ये जो अभी फार्मूला मैंने लिखवाया ना, आप वो फार्मूले से करेंगे, उसमें कोई इशू आपको नहीं आएगा। अब आप देखें कि हमने दो तो जो से चीज़ें पूछी थी, हमने उसे बता दिया कि ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कितनी है, हमने टोटल फर्टिलिटी बता दी। अब हमने बतानी थी उसे GRR, और GRR का फार्मूला आप लोगों को चाहिए, बड़े आराम से देख के आएंगे वाला कि हमसे BIF चाहिए, PIF चाहिए। बस आप देखें
कि आपको BIF तो मिल गई है, ये वाली, ये फीमेल पॉपुलेशन आ गई, फीमेल बेबीज़ की पॉपुलेशन आ गई 596, इसके लिए 850, इसके लिए 833, इसके लिए 345, इसके लिए 180, इसके लिए 12। अब आप क्या करोगे, सिंपल 596 को डिवाइड करोगे, कॉलम 4 को डिवाइड करोगे कॉलम 2 से बस, और ये कॉलम 6 आ जाएगा। क्लैरिटी है जी यहाँ तक? अगर यस सर। एक सवाल ऐसा एक्सरसाइज में है, मुझे लगता है अगली एग्जांपल भी यही है, जिसमें उसने दी ही आपको फीमेल बेबीज की दी हुई है, उसमें ऐसा नहीं करना, ये आपने मेक श्योर करना है। अगर आपको बर्थ जनरल बर्थ दी हुई है तो फिर आप ये करेंगे, और उसके लिए एक निशानी है कि आपको वो साथ सेक्स रेशो जरूर मेंशन करेगा। अगर वो नहीं मेंशन कर रहा तो इट्स मीन आप ये समझे। हाँ, एक मुझे कल एक बच्चे ने सवाल दिखाया था कि उधर मेंशन नहीं था, लेकिन बर्थ लिखी हुई थी साथ, ये भी मेंशन था फीमेल है, तो इसको फिर आप क्या करोगे, आप उसे कहोगे कि क्योंकि सेक्स रेशो गिवन नहीं है, तो जो आपने बर्थ दी हुई है मैं इन्हें फीमेल बेबीज की बर्थ कंसिडर करके सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन आपको वो बताएगा, अगर अगर उसने आपको जनरल बर्थ दी हुई, जैसे कि इस सवाल में टोटल दी हुई, रजिस्टर्ड बर्थ सिर्फ दी हुई, फिर आपको सेक्स सेक्शन बताएगा, उससे आप फीमेल बर्थ खुद निकालेंगे। अच्छा जी, कॉलम 6 पे आ गया। कॉलम 7 उसने खुद आपको दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, ये उसने खुद आपको दिया हुआ है। आप सिंपल उसे लिख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम 6 को कॉलम 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दो तो कॉलम 8 बन जाएगा। अब GRR था, ये कॉलम 6 था GRR ना, इसका 0.400 था, तो ये हमने निकाला था, ये तो अगर पूरा निकालना हो 5 सालों के लिए सिंपल इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 मल्टीप्लाई 0.400, ये 2.004 बन। अब इसी तरीके से जो 8वें कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई करो तो NRR आ जाएगी। अब NRR जो है 1.93 है, क्योंकि हमने ये पर वुमेन निकाल रहे हैं, हमने इधर मल्टीप्लाई नहीं किया 1000 से 100, ये पर वुमेन है, फार्मूले में उसकी कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो इट्स मीन अगर किसी मुल्क का किसी कंट्री का NRR 1.93 है, इट्स मीन उनकी जो पोटेंशियल मदर्स है उनमें इंक्रीज हो रहा है और उनकी जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है। इसमें किसी को कोई इशू पूछे आपका न्यूमेरिकल आना ही ये है, हमेशा से ये आ रहा है, इस दफा भी यही आ रहा है इंशाल्लाह, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं एक और आगे फॉरन एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपको, अब देखें इस एग्जांपल सर में मैडम रिया एक मिनट ठहरिएगा सर, इसमें उसने फीमेल बर्थ आपको खुद दे दी है, फीमेल, और ये 300 का मतलब ये है कि आप 30 हर डिजिट ये अटैच करोगे अगर, ये इसका मतलब यही है कि बस सारे के साथ 3 तो उसके ऊपर इकट्ठे लिखिए सब के लिए। ये 1558000 है, इसी तरीके से 111200 है, फार्मूले में आप 00 साथ करके करोगे। अच्छा, अब इस फार्मूले में क्या करना था, ऑलरेडी BIF दिया हुआ है, उसने कहा भी क्या निकालने को कहा है, सिर्फ कंप्यूट करें ग्रॉस एंड नेट रिप्रोडक्शन, दैट्स ऑल, बस आपने ये करके निकालना था। जी मैडम, अभी आप पूछ। हाँ सर, आप ये वाले क्वेश्चन के लिए कह रहे थे जनरल जो है फर्टिलिटी रेट वाले के लिए कि यही आता है हमेशा से। जी, 2 एग्जांपल है इसकी, A5, A6 और 4 पीछे एक्सरसाइज का सवाल है। इन 6 सवालों के अलावा आज तक सवाल नहीं आया, एक सवाल तो शायद 2-3 दफा आ चुका हुआ है, तो मतलब कि देता, लेकिन अभी तक मैंने देखा है वो देता वही है जिसमें सेक्स रेशो गिवन होती है, ताकि आप लोग निकाल लें उधर फार्मूले से। तो आपको ये फार्मूला आप लिख लें, ये वाला जो मैंने एंड पे कराया है, बर्थ मल्टीप्लाई विद 100/100 प्लस सेक्स रेशो, तो ये आपको नहीं भूलना चाहिए। आप जरा अगर आप कहीं नोट कर रहे हो तो वीडियो में तो आ ही गया होगा, तो लेकिन आपको ये फार्मूला आना चाहिए जब वो आपको रजिस्टर्ड बर्थ दी हुई होगी। तो आज अच्छा, के ये लिए क्वेश्चन अच्छा कितने मार्क्स का है आता है, ये वाला क्वेश्चन जैसे इस टाइप का? ये न्यूमेरिकल तकरीबन मैडम मिनिमम 10 नंबर का और मैक्सिमम 12 नंबर का। तो आप जब इंशाल्लाह करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप ये मैथ हार्डली 12-13 में कंप्लीट कर लेंगे आप। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जिस तरह अगर हम 1000 के साथ 105.2 लेते हैं तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा नहीं, है। उसमें उसमें पता क्या, उसमें वो इसलिए आ रहा है कि इससे नीचे वो ना 105.2 को 10 से उससे पहले मल्टीप्लाई कराया होता है, तो इसलिए मैंने इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको कहा था कि आप ये 100 वाला कर लें। ये पहले इसको ठीक ना, है, इसको पता क्या करता है, वो पहले 10 से मल्टीप्लाई करता है, फिर 1052 बना के फिर इसमें 1000 ऐड करके वो 2052 बनाता है। तो फिर मैंने इस ठीक है। जी जी अगर वो 1000 हमें खुद ही कह देता है कि आप 1000 के पर्सपेक्टिव से करो, तो फिर हमें मतलब 105.2 को पहले 10 से हाँ, मल्टीप्लाई पहले करना 10 से, लेकिन पड़ेगा। वो कहेगा नहीं आपको, ऐसा कभी भी नहीं कहेगा वो। ठीक है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा था, एक बुक पे इसने ऐसा भी किया हुआ था। असल में मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हुआ क्या था कि 2018 में, अगर मुझे उम्मीद है आप मेरी बात यकीन करेंगे कि मुझे नहीं पता था कि हमें हम तीनों दोस्तों को नहीं पता था कि वाइटल स्टैटिस्टिक इस बुक के एंड में दिया हुआ है, हमें मिलता ही नहीं था, हम नेट से ढूंढ ढूंढ के खप गए कहीं से मिल जाए, क्योंकि पेपर में हर दफा ये सवाल आ रहा होता था। तो हमें अगली 2020 की अटैम्प्ट की पता चला था कि
करता है, ये तो इधर से चीज़ें उठा रहा होता है। तो फिर ये उस कहीं नोट नेट से ये चेक करके तो समझ होती नहीं तब, तो ये तब का लिखा हुआ ये वाला। अच्छा उसने फिर उधर तो हम बस जुगाड़ ही लगा रहे थे, अच्छा ये तो कैसे निकालना होगा। तो फिर एंड पे फिर फार्मूला जो असल फार्मूला वो मैंने आपको इधर ये लिखा है, आप इस फार्मूले से करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। सही है। ठीक है, अभी और किसी का सवाल जीआरआर में एनआरआर में? मैं अभी क्या करूँगा लेक्चर के एंड होने पे मैं आपको, हाँ एक चीज़ तो रह गई है यार, वो तो मैंने दिखानी थी आपको, ये सबसे अहम चीज़ है। अभी जाइएगा नहीं छोड़ के, अभी लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट रह गया। ये मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं अपने, ये आपको नजर आएंगे। जी जी मैं बताऊंगा क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे ये सिर्फ 5 मिनट दे देना, अपनी ये चीज़ वाइंड अप कर लो। बेसिकली इस सवाल में होता ये है कि 10 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है ये वाला, और कभी क्या करता है, एक दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि 8 नंबर का न्यूमेरिकल आया है और 6 नंबर की एक थ्योरी और 6 नंबर की एक थ्योरी और 8 का न्यूमेरिकल। कभी इस तरह हुआ है कि 10 नंबर की थ्योरी और 10 नंबर का न्यूमेरिकल, कभी 8 की थ्योरी और 12 का न्यूमेरिकल, यानी कि आता ही नहीं मिसिंग। अब हम जितने सवाल एक्सपेक्टेड हैं, कुछ तो ये होगा कि आपको डेफिनेशन में पूछेगा, जीआरआर की, एनआरआर की, फार्मूला पूछेगा 4 नंबर का, तो वो आपको जो हमने अभी ये बुक की है ये वाली, आपने या जो शुरू में मैंने आपको कराया था वाइटल स्टैटिस्टिक क्या है, वो 6 नंबर का सवाल पूछ लेता है। उसके अलावा जितने थ्योरी के सवाल पूछेगा ना, वो इन्हीं नोट्स में से आएंगे जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आपने इनको देख लेना, इनमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, ये बड़े पुराने बनाए हुए थे, अभी थोड़ा तो आपको मैं बताता हूँ। सिर्फ डेमोग्राफी का आपको पता है कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को कहते हैं, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा साइंटिफिक लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन इट्स स्टैटिक एंड डायनामिक आस्पेक्ट्स कॉल्ड डेमोग्राफी। तो स्टैटिक आस्पेक्ट में इसमें ये लिखे हुए हैं, तो डायनामिक्स में लिखे हुए हैं, तो आप सिंपल भी कह सकते हो कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, आप सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन दे सकते हो। अच्छा, सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफी क्या होते हैं ये देख लें। सिविल रजिस्ट्रेशन होती है, सेंसस होता है, सर्वेज होते हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन जो हम अपनी पैदाइशों की, अमवात की, शादियों की, डाइवोर्स की जो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, वो सेंसस जो आपको पता है मरदमशुमारी होती है हर 10 साल बाद। सर्वे जो अक्सर सर्वे हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान लेबर सर्वे 2018-19 का रिजल्ट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ने। अच्छा, आपका आपका जो कंसर्न है ना, वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक से भी है, पीबीएस, क्योंकि वही सेंसस कराता है और ये हमारे कोर्स में लिखा हुआ है। अच्छा जी, सोर्सेज क्या है वाइटल डाटा के? ये पॉपुलेशन सेंसस कोड है, बर्थ एंड डेथ है, डेमोग्राफी है, माइग्रेशन है, ये आपने ये चीज़ें जरूर देखेंगे। ये डेमोग्राफी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, असल आ गया पॉपुलेशन स्टडीज क्या है। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स एंड अदर वेरिएबल्स सच एज सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जिसे पॉपुलेशन स्टडीज कहते हैं। सेंसस की डेफिनेशन की यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक ये वाली डेफिनेशन होती क्या है? द टोटल प्रोसेस, बड़ी आसान है, द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, पार्ट इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है ये आपको हैंडराइटिंग समझ में आए बाद में। The total process of collecting, compiling, analyzing, and publishing or otherwise disseminating demographic, economic, and social data pertaining to all persons in a country. At a ये आगे ये नाम भी लिखे हैं, इसकी मैंने ब्रैकेट लगाई हुई है। तो ये सेंसस की डेफिनेशन है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ये लिखे हुए हैं सर्वे के, ये डाटा के यूनिवर्सल होना चाहिए, साइमल्टेनियसली होना चाहिए, इंडिविजुअल एनुमरेशन होना चाहिए। अच्छा जी, कंटेंट एंड टाइप ये भी आपको करने की जरूरत, अभी तक मैंने देखे, मैंने कहा डेमोग्राफी की डेफिनेशन कर लें पहली, सोर्सेज ऑफ डेमोग्राफी, सोर्सेज ऑफ वाइटल डाटा ये पता हो, पॉपुलेशन स्टडीज, सेंसस की डेफिनेशन, और इसके बाद सेंसस मेथोडोलॉजी क्या होती है, ये आप देखते जाइए कि जो जो नहीं करना वो ना करिए। हमारे मुल्क में यहाँ 2 तरह के, जिस तरह आपको पता है ना रूलर होते हैं, डी जोरो और डी फैक्टो भी। मिसाल इसकी मैं देता चलो आपको सऊदी अरेबिया की, जो उनके वैसे तो सुलेमान, किंग सुलेमान है ना डी जोरो हेड सऊदी अरेबिया के, लेकिन उनका जो बेटा MBS है वो सारा कुछ कर रहा है। वो उसे अक्सर आप मीडिया या जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो उसे डिफैक्टो रूलर ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम से भी बुला रहे होते हैं। तो डिजोरो वो जो कानून में लिखा हुआ है जो असल है, डिफैक्टो वो जो दर हकीकत कर रहा होता है। तो बेसिकली वो पाकिस्तान में सेंसस की मेथोडोलॉजी 2 तरह की है, डिजोरो और डिफैक्टो। डिजोरो क्या है? इन विच पर्सन्स आर काउंटेड एट देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जिधर वो रह रहे होते हैं आमतौर पे, उसे डिजोरो कहते हैं। डिफैक्टो वो इन विच पर्सन्स आर काउंटेड व्हेन दे आर फाउंड ऑन सेंसस डेट। एक तो होता है जिधर हम रह रहे होते हैं, तो उधर अगर जाके हमें काउंट करेंगे तो डिजोरो काउंटिंग होगी। अगर जिस जिस सेंसस डे पे जिधर हम पकड़ के हमें लिख लेंगे तो वो डिफैक्टो होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स है, ये बहुत आसान है, ये आपने पढ़ना है। कार्टोग्राफी कहते हैं वो मैपिंग शेपिंग को, ये जरूर आपने पॉइंट्स देख लेने हैं। आगे है फंक्शन ऑफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको इधर से क्लियर नहीं हो रहा ना, तो ये आपने पीबीएस की वेबसाइट पे जाके देखते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन है, ये उसकी लाइन भी लिखी हुई है, CP, फीफा, ECC, ICS। तो इससे सारे आपको पता भी चल जाएगा कि CP क्या है, कलेक्शन है। फीफा, CP, फीफा, ECC, ICS अपनी भी बना सकते हैं आप।
तो ये 10 के 10 आपने फंक्शन देखने हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का सेंसस सिर्फ एक विंग है, उसके 5-6 विंग है, वो हमें सारे नहीं पता होने चाहिए। लेकिन अगर सवाल एक दफ़ा आ गया था कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन बताएं क्या है, तो आपने ये फंक्शन ऐसा रट्टा नहीं लगाना, थोड़ी सी अपनी कोई की लाइन बना लेना, उसी के मुताबिक आपने वो उधर लिख देने हैं सारे। तो ये लिखे हुए हैं, बाकी आप वेबसाइट से तसल्ली से देख सकते हैं। फिर एक सवाल आता है नादरा भी आपसे पूछते हैं कि नादरा के बारे में बताएं। नादरा आपकी बनी थी 10 मार्च 2000 को। सिर्फ ये जो पैराग्राफ लिखा है यही बड़ा है, ये आपका आइडेंटिटी कार्ड जो वो देती है, आपका डाटा मेंटेन करती है और उसके थेफ्ट से या उसकी चोरी चोरी से बचाती है। ये पैराग्राफ अगर नादरा के बारे में सवाल आ जाए 2-4 नंबर पे आएगा तो आपको ये आना चाहिए। इसके अलावा आपको एक डेफिनेशन जीडीपी की आनी चाहिए, जीएनपी की आनी चाहिए और इनकम टैक्स क्या होता है, ये आपने गूगल पे ये डेफिनेशन ऐसा लिखी होंगी, ये भी एक दफ़ा उससे पूछे। इसके अलावा कुछ बाहर से नहीं आएगा। वाइटल स्टैटिस्टिक मैंने ये कहीं और से लिखे हुए थे, ये आप ना पढ़ें, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप मैंने बुक से आपको बताया है वो आप कर लें तो वो बेहतर है। एडवांटेज डिसएडवांटेज एक दफ़ा ये एडवांटेज दूसरा पढ़ लीजिएगा, पढ़ने होता है, अदरवाइज बुक वाले भी काफ़ी है। फिर आगे वही मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि जितनी मुख्तलिफ सेक्स रेशो या रेट्स आए थे वो सारे इधर लिखे हुए हैं और वही उसी बुक से जो मैंने पढ़ाए हैं अभी। आप अपने बना सकते हैं, ये मैंने अपने बनाए हुए थे, मैंने वही शेयर किए, मैंने ऐसे बनाए हुए थे। सेंसिस विंग क्या करता है, ये असल इंपॉर्टेंट, ये असल वो फंक्शन नहीं आया था, सेंसिस विंग का शायद आया था। तो ये इसके मेन फंक्शन ये क्या करता है ये देखें कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीनियल पॉपुलेशन हाउसिंग सेंसिस वो करता है, प्रोसेस करता है उन्हें, एनालाइज करता है, फिर एवेल्युएट करता है, फिर उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट्स को देता है। बाकी ये दूसरे विंग है, ये करने की जरूरत नहीं है कि पीबीएस के दूसरे विंग्स क्या होते हैं। अभी इन सारे जितने मैंने आपको नोट्स दिखाए हैं इनमें सारों में करने वाला क्या था, डेमोग्राफी की डेफिनेशन क्या है, आपके पास सेंसस की डेफिनेशन क्या है, सेंसस होता कितने तरह का, पाकिस्तान में सेंसस को डील कौन कर रहा है, पीबीएस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उसकी सेंसस विंग है, उसके फंक्शन क्या है, पीबीएस के फंक्शन क्या है, एक्सेट्रा। आपको और जो बाकी मैंने 3 चीजें बताई है कि जीडीपी, जीएनपी, इनकम टैक्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है। और ये इसके अलावा कोई थ्री आपको बाहर से नहीं आएगी, न्यूमेरिकल आएगा तो यही आएगा और कोई शय नहीं आएगी। ये 20 नंबर, हाँ अगर कोई एमसीक्यू भी आया तो वो यही आएगा, इन्हीं में से ही आएगा कोई। तो यानी कि ये 20 नंबर आपके स्टैट्स के 20 नंबर ये पक्के हैं, ये इनमें से इंशाल्लाह कंप्रोमाइज हमारे नंबर नहीं होंगे। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, चीज़ें देख लें। ये मेरा ख्याल है कि 2 से 3 घंटे से ज़्यादा की प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप पूरा तैयार भी कर लें अपने नोट्स बना के सारा कुछ। तो मैं अभी क्या करूँगा आपको, तो मैं आपको जो चीज़ें एक प्रैक्टिस, हाँ एक तो आपको मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन देना है, वो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। उस पर एक छोटा सा इशू आएगा बुक में ना, मैं अगर मेरे पास बुक में वो शायद है नहीं, हाँ इसमें नहीं है वैसे, वो आपको नज़र आ जाएगा। उसमें ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल जो दी होगी ना इधर, उधर मिस प्रिंटिंग है, उधर 100 लिखा हुआ है, बेसिकली वो 1000 है। जो मैंने बुक शेयर की है ना, अभी मैं भेजूंगा आपको एक्सरसाइज का सवाल, उसमें मैंने वो 0 साथ ऐड किया हुआ है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 होती है, ना 0 से कम हो सकती है ना 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो उधर उसने ऊपर 100 लिखा हुआ है, नीचे 9664 और इस तरह नंबर दिए हैं, तो वो तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर बाद में एक दो और बुक, एक बुक थी जिसमें मिस प्रिंटिंग नहीं थी, 1000 लिखा, तो वो आपने 1000 कर लेने से 1000 नहीं रहने देना। वो दिया मैंने इसीलिए था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इस तरह प्रोबेबिलिटी में नहीं दी हुई, वो पर 1000 निकाल के खुद आपने डिवाइड करके निकालनी। वो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, वो आपने भेजना है, वही पेपर में दफा आया भी हुआ है, वो आप सॉल्व कर लेंगे। बाकी एक्सरसाइज में कौन से सवाल करने हैं वो भी आपको भेज देता हूँ, और ये मैंने चीज़ें बाकी जो रह गई हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है जी, अगर किसी का सवाल है, लेक्चर आज का आपका कंप्लीट हो चुका है, और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो ज़रूर पूछें। बाकी मैं इसकी अस्सलाम वालेकुम रिकॉर्डिंग सर। रोक देता हूँ ताकि